हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें ड्रामे की फीमेल लीड शिन टोंग को दिखाया जाता है, जो कि मार्शल आर्ट्स में तो एकदम परफेक्ट है। आज जहाँ पर डिलीवरी करने आई थी, इधर प्रैक्टिस में कुछ बॉयज़ की खूब धुलाई भी कर देती है। उन्हें टीचर से डांट भी पड़ गई थी कि तुम्हें सिखाने का क्या फ़ायदा, एकदम निकम्मे ही हो। मॉम थोड़ी सैड तो थी कि मैं अपनी बेटी को ना तो कोई हायर एजुकेशन दिला सकी हूँ ना कुछ, पर वो उन्हें टेंशन ना लेने को कहती है कि पढ़ के भी तो मैंने यही जॉब ही करनी थी, और वो तो ऑलरेडी ही मैं बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हूँ। दूसरी तरफ ग्रेजुएशन सेरेमनी में हमें सेकंड फीमेल लीड जी जेन को दिखाया जाता है। उसके पेरेंट्स जब उसे पिक करने आते हैं तो वो अपने फियांसी को ना देख के सैड ही हो गई थी कि वो क्यों नहीं आया। वो तो फिर किसी काम की वजह से ही नहीं आ सका था। मॉम ने तो उसे आज के दिन स्पोर्ट कार गिफ्ट की थी तो वो खुश हो जाती है। अब इसके डैड अपनी वाइफ को समझाने लगे थे कि इस तरह अगर हम इसे ट्रीट करते रहे तो ये आगे लाइफ में क्या करेगी, पर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। शिन टोंग भी इधर से ही अपनी स्कूटी भगाती हुई गुजरती है। अब फिर हमें हमारे मेल लीड जाओ नैन को दिखाया जाता है, जो ठहरा प्ले बॉय। लड़कियों को अपने पीछे लगाने में तो ये तो एकदम माहिर ही है। आज भी इसने एक फेमस एक्ट्रेस तक का दिल जीत लिया था। रिलेशनशिप्स को लेकर ये तो कभी सीरियस ही नहीं हुआ। शिन टॉन को एक डिलीवरी का ऑर्डर मिलता है, वो भी खुशी खुशी फिर फौरन से वहीं पर जाने ही लगी थी। याओ नैन की फैमिली जी ईजन की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में अरेंज की गई पार्टी में ही जा रही थी। डैड उसे गिफ्ट देते हैं कि ये तुमने जैन को देना है। वो तो हर हाल में उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते थे। आखिर को उस फैमिली के बिजनेस में सिर्फ ऐसे ही तो शेयर्स मिल सकते थे। अब यहीं पर फिर हम याओ के भाई जून को भी देखते हैं। ये लोग तो पार्टी में पहुंच ही आए थे। यहाँ पर भी कुछ गर्ल्स उसे घेर ही लेती हैं। डैड का ऑर्डर था तो उसे मजबूरी में जी जैन को भी कंपनी देनी ही पड़ती है। अब यहाँ पर डैड तो फिर ऑफिशियली कुछ परसेंट शेयर्स जैन के नाम ही कर देते हैं ताकि वो भी कंपनी आके संभाल सके। ये सुन के वो तो खुश हो जाती है और सभी फिर चीयर्स ही करने लगे थे। अब जिस घर से शिन को ऑर्डर मिला था वो था ही जैन का। वो तो इतने बड़े घर को फर्स्ट टाइम ही देख रही थी। अंकल शेफ उसे पिज्ज़ा बाहर ले जाने को कहते हैं। इधर डैड तो अपने बेटे को जैन के पास रुकने का कहकर खुद तो वहाँ से जाने लगे थे। उनके जाते ही वो डैड का दिया गिफ्ट फिर इसे देता है। उसने समझा था कि शायद कोई रिंग होगी, पर आगे से तो एयर रिंग्स ही निकलती हैं। वो सैड ही हो जाती है कि न जाने कब ये मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा। अब यहाँ से जाते हुए उसकी टक्कर शिन से हो गई थी। कसूर तो सारा याओ नैन का ही था, पर फिर भी जैन शिन को डांटने लगती है कि तुम देख के नहीं चल सकती हो क्या। वो बेचारी तो फिर हैरान ही हो जाती है। एक तो गलती मेरी नहीं है, ऊपर से सारा ब्लेम मुझ पे ही डाल दिया। इसी बहस के दौरान ये मैडम साहिबा तो सीधी जाके पूल में गिरती हैं। सभी फिर उसे पानी से बाहर ही निकालने लगे थे। बाहर आके शिन को याद आता है कि मैंने तो डिलीवरी के पैसे ही नहीं लिए। जब जाओ बाहर निकलता है तो उसे देखकर ये तो फिर समझती है कि शायद ये इसी घर का ही मेंबर होगा, इसलिए उससे पैसे मांगने लगती है कि मैं वो लेना भूल गई थी। पर वो तो साफ मना कर देता है कि अंदर जाके मांगो, मैं क्यों दूँ। यहाँ पर इन दोनों की बहस भी हो जाती है और वो तो जाते हुए इसे छेड़ के भी जाता है, जिस बात से ये तो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई थी। ये बेचारी ठहरी पुअर फैमिली से, इसलिए इसे पैसों की हर हाल में ही ज़रूरत थी। सो नेक्स्ट डे फिर उन्हीं के घर के बाहर ही पहुंची होती है। अब इधर इसकी नज़र डैड पे पड़ती है, जो कि जॉगिंग के लिए जा रहे थे। ये फिर उन्हें फॉलो करने लगती है। अब इसके साथ साथ एक रॉबर साहब भी यहीं पर या धमके थे, वो तो डैड पे अटैक कर देते हैं। ये फिर उन्हें उससे बचाने ही लगती हैं कि तभी से भी चोट लग जाती है। डैड की तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो फिर इसे कह के घर कॉल करवाते हैं। अब उनका एडॉप्टेड बेटा यू जल्दी से मेडिसिन लेके आया था और साथ में डैड की इतनी ज़्यादा हेल्प करने पर शिन को थैंक्स भी कहता है। इधर वो बेचारी तो ब्लड देख के बेहोश ही हो गई थी। ये फिर उसे हॉस्पिटल ही लेके आ गए थे। अब मॉम जो कि अपनी बेटी को देखने यहीं पर ही पहुंची होती हैं, अचानक उनकी नज़र जब डैड पे पड़ती है, वो तो एकदम फ्लैशबैक में ही चली गई थी कि कैसे उनकी डिलीवरी वाले दिन इसी फैमिली से उनका इनकाउंटर हुआ था। एक ही हॉस्पिटल में अनजाने में इनके किड्स भी एक्सचेंज ही हो गए थे। उन्हें तो अपनी बेटी की पहचान थी, पर हॉस्पिटल वालों की मिस्टेक पकड़ी ही नहीं गई। सो इन्होंने शिन को एक्सेप्ट कर लिया था, पर आज तक उन्हें अपनी बेटी से मिलने का जुनून था। इन्हें देख के वो बिना बिलीव कर ही लेती है कि मैं ज़रूर उससे मिल पाऊंगी।
ये माँ बेटी भी हॉस्पिटल आ चुकी थी। डैड ने अपने साथ हुए इंसिडेंट का इन्हें बता दिया था। जैन को तो उल्टा शिन पे गुस्सा आने लगता है कि ये आखिर हमारे घर के बाहर क्या कर रही थी। ज़रूर इस काम से मनी बटोरने का ही एम होना है। इनकी तो फाइट ही हो जाती है। इसने तो खामखा उस बेचारी को बहुत सारी बातें भी सुना दी थी। डैड को अब थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को ही वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। अब जब वो इसे अपने लिए खतरा मोल लेने के पैसे देते हैं तो वो नहीं लेती, तो ये अब उसे फिर अपना घर का एड्रेस ही दे देते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े बिना झिझक आ जाना। मॉम थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगी थी, अचानक रोने भी लगती हैं और इसे हग करने लगती हैं। तो ये परेशान कि आखिर इन्हें क्या हो गया है। उनकी नज़र तो डैड के दिए एड्रेस पे भी पड़ ही चुकी थी। वो अब अगले दिन वहीं पर ही पहुंची होती हैं। पहले तो जैन इसे थीफ समझ के एक गार्ड से पकड़वा देती है। वो इन्हें अश्योर करवाने लगी थी कि जो तुम लोग मुझे समझ रहे हो मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर डैड आके इसे पहचानते हैं। वो इनके लिए बाकायदा खाना भी लिए फिर रही थी कि आपने मेरी बेटी के बिल्स वगैरह जो पे किए थे। माँ बेटी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती हैं और साथ में इसे लुक डाउन करने भी लगी थी। डैड उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है इसे कुछ भी कहने का। शिन डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी और यहाँ पर हमें उसकी कज़न को भी दिखाया जाता है। अब आगे से घर पर मॉम को ना देख के वो परेशान हो जाती है कि आखिर वो कहाँ चली गई। इधर मॉम को पता था कि इनकी फैमिली को मेड्स वगैरह की ज़रूरत है, तो वो डैड से यहाँ जॉब करने की बात करती हैं, तो वो भी मान ही गए थे। जेन की कॉल्स तो यहाँ पिक ही नहीं कर रहा होता। वो जिस प्लेस पर इसे मिलने के लिए बुलवाती है वो तो जून ने भी देख ही ली थी। मॉम ने जेन के घर जॉब करने की बात शिन से कर ली थी। वो भी वहाँ जाने का ही सोचती है कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती हूँ। वो इन्हें इस उम्र में काम भी नहीं करने दे सकती थी, पर मॉम बस अपनी बेटी के क्लोज रहना चाहती थी, इसलिए शिन की बात नहीं मानती। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये माँ बेटी तो अपना सामान लेके घर आ चुकी थी। जैन को तो गवारा ही नहीं था कि ये यहाँ पर काम करे। फिर बाद में यू से समझाता है कि अगर ये मॉम डैड की चॉइस है तो तुम्हें क्यों एतराज़ हो रहा है। मॉम को भी इनका यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर अपने पति की खातिर इन्हें बर्दाश्त करने को तैयार हो जाती हैं, वरना वो क्या सोचेंगे। जैन का तो एम था कि मैं तुम लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर घर से निकलवा कर रहूँगी। शिन भी कह देती है कि देखेंगे क्या कर सकती हो। मॉम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना ही इसे क्रिएट करने को कहती हैं कि ये ना हो फिर हम घर से निकल जाएं। यू को पेंटिंग करने का बड़ा शौक था। वो जब शिन को बाहर बैठे देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। उसे सोते देख के वो तो बाकायदा उसके पास आके उसे अपना कोट भी ओढ़ाने ही लगा था। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो यहाँ पर सरप्राइज तो थी कि दोनों बहन भाइयों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब फिर उसे पता चलता है कि ये तो एक्चुअली में इस फैमिली का एडॉप्टेड सन ही है। इधर हमें फील होता है कि जैसे यू तो उसे लाइक ही करने लगा है। जैन बार में अपनी फ्रेंड के साथ ही आई बैठी थी। याओ को इसने बुलाया तो था, पर वो अभी तक यहाँ पर पहुँचा ही नहीं होता। कुछ बॉयज़ इसे बुली करने लगते हैं और ऐसा वो तो याओ के भाई जो उनके कहने पर ही कर रहे थे। वो इसे अपना बनाना चाहता था, पर वो तो आगे से याओ को लाइक करती थी, इसलिए आज तो उसने इस बेचारी की इज्जत ही ख़राब करके रख दी थी। ये वीडियो मैं अब याओ को दिखाऊंगा, देखते हैं वो क्या रिएक्शन देता है। अब फिर साथ में इसे घर भी ड्रॉप करने जाता है। इसने चेंज करने के लिए उसे ड्रेस भी दे ही दिया था कि वरना लोग गलत मतलब समझ लेंगे। वेल दोनों अभी घर पहुंचे ही होते हैं कि ऊपर से याओ भी आ जाता है। इस बेचारी को तो टेंशन ही हो गई थी कि कहीं ये वीडियो उसे दिखा ही ना दे, पर ऐसा तो फिलहाल वो कुछ भी नहीं करता। मॉम तो दूर से अपनी बेटी को उसके फियांसी के साथ देख के बहुत ही खुश हो रही होती हैं कि चलो ये रिच लोगों के साथ तो लाइफ गुजार रही है। वो जब इसे खाना देने जाती हैं तो इस बात से जैन भड़क जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और साथ में वो तो इन्हें डांटने भी लगी थी। फिर याओ उसे ऐसा करने से मना करता है। आखिर को वो तुमसे बड़ी हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसे पता चल चुका था कि जिस लड़की ने पार्टी वाले दिन इसे पूल में गिराया था वो यहाँ पर काम करने आ चुकी है। सुन के तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे ये तो उसे तंग करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाला है। मॉम के कहने पर उसे मजबूरी में यू के रूम में वाइन लेके जाना पड़ता है।
आगे से ये खड़ा था, उसे अपने साथ ही यहाँ पर पीने को कहता है और साथ में उस बेचारी का काफ़ी मजाक भी उड़ाने लगा था। वो तो अब उसी के सर पे ही उंडेल देती है कि अब मज़ा आया। बस फिर क्या था, दोनों में फाइट स्टार्ट हो गई थी। इन्हें ऐसे देख के यू शॉक और वो इन्हें अब छुड़ाने लगता है कि तुम लोगों को क्या हो गया है। यहाँ से जाते हुए भी वो तो इसे धक्का मार के ही जाती है। अब यू के पूछने पर ये तो आगे से उसे झूठ ही बोल देता है कि हम दोनों तो जस्ट मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस ही कर रहे थे, वो लड़की बस थोड़ी सी मुझसे तेज़ है। वेल जो भी था, यू को तो पता चल चुका था कि जैसा मेरा ये फ्रेंड है, इसे इसकी टक्कर वाली लड़की आखिरकार मिल ही चुकी है। जून जू की फ्रेंड को लेने जाता है, उसे तो वो तो इसके करीब जाने की भी कोशिश कर रहा था, इसलिए बकायदा इसे लिफ्ट भी देता है। अब घर में मेड्स तक का रवैया इनके साथ कोई ख़ास अच्छा नहीं था। ये परेशान तो होती है कि आखिर मॉम यहाँ पर क्यों काम करने आई हैं, हम कहीं और भी तो जा सकती हैं। पर मॉम तो आगे से उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, उन्हें तो हर हाल में इसी घर में ही रहना था। इसकी कज़न जुई इनसे मिलने घर आ चुकी थी, वो तो यू को ही लाइक करने लगी थी। अभी तो मैडम इसे देख के गुस्सा ही करने लगती हैं कि मैंने यहाँ पर ये तो अलाउ नहीं किया था कि कोई भी आकर तुम लोगों से मिलता रहे। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम ने यूई को भी काफ़ी बातें सुना दी थी, तो इस बात से वो आगे से भड़क जाती है। फाइट के दौरान अचानक मैडम की नज़र यूई के पहने हुए लॉकेट पे पड़ती है। वो तो शॉक ही रह गई थी कि ये इसके पास कहाँ से आया। एक्चुअली में इनके हस्बैंड ने चाइल्ड की बर्थ के वक्त ये उसे और नन्ही बच्ची को इन्होंने गिफ्ट किया था। अब हॉस्पिटल से तो वो लॉकेट ही गायब हो गया, सो इनकी परेशानी तो बनती है। वो अब मेड को यूई की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर दे देती हैं। इधर मॉम ने यूई को पहना लॉकेट वापस करने को कहा था कि ये मेरी बेटी का था और तुम्हारी मॉम ने उस वक्त उसे छीन ही लिया था, वो तो थी ही ऐसी। अब उसके सामने उनकी काफ़ी बुराइयां भी करने लगती है कि उन्होंने अपनी उल्टी हरकतों की वजह से ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने हस्बैंड को भी डेथ के मुंह तक पहुंचा दिया। ये सुन के यूई भी लॉकेट उन्हें वापस देती वहां से गुस्से में चली जाती है। शिन उसे रोकने की कोशिश भी करती है पर वो नहीं रुकी थी। मॉम को लॉकेट चाहिए था जो कि उन्हें मिल चुका होता है, सो नेक्स्ट टाइम के लिए वो तो शिन को भी वार्न कर देती हैं कि इसका जिक्र तुम किसी से भी मत कर देना। वो तो यही सोच कर परेशान ही हो रही थी कि कहीं मैडम को सारी सच्चाई का पता ही ना चल जाए, फिर तो जैन सारी आसाइशों से महरूम हो जाएगी। मॉम को मालूम हो चुका था कि यूई की बर्थ डेट और प्लेस तो बहुत डिफरेंट है, तो वो अब रिलीफ फील करती हैं कि शुक्र है उस लड़की का कनेक्शन हमसे नहीं है। जैन सपने में डर गई होती है कि जून उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। अब अचानक मॉम ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए जगा दिया था, वो तो उन्हें देख के डर जाती है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अब फिर यहाँ पर वो तो फिर इन दोनों को धक्के मार के ही निकालने लगती हैं और इसी चक्कर में तो मॉम नीचे गिर के बेहोशी हो जाती हैं। फॉर्चुनेटली याओनेन वर्क के सिलसिले में यहीं पर ही आया था, वो अब फिर उन्हें रेस्क्यू करता है। अभी तो इनका उन्हें निकालने का चांस मिस ही हो गया था। अपनी इतनी हेल्प करने पर शिन फिर उसे थैंक्स कहती है। फ्लर्ट करने के चक्कर में इससे फिर मार भी खा ही बैठता है। यू भी इसे देखने आ चुका था। अब इसे जब पता चलता है कि जैन तो इसे पूरे घर में ढूंढ रही है, ये तो अब जल्दी से घर की बैक साइड से निकलने की करता है कि कहीं उसकी नज़र मुझ पर पड़ ही ना जाए। डैड को सारी स्टोरी का पता चल चुका था। उनकी तो तबीयत ही खराब होने लगती है कि आखिर इन्हें उन बेचारियों से क्या मसला है। वो तो हर हाल में मॉम और शिन को यहाँ से नहीं निकालने वाले थे। इस बात से गुस्सा होके जैन खुद ही घर छोड़ के जाने लगती है। डैड भी जाने देते हैं कि खुद ही वापस आ जाएगी। फैमिली से ज़्यादा फिक्र तो मॉम को ही हो रही थी। आखिर को वो उनकी सगी बेटी जो ठहरी। अब मेड से जब उन्हें पता चलता है कि वो होटल ही गई होनी है, तो वो अब शिन के पास जाके उसे अपने साथ जैन को लेने जाने को कहती हैं कि वरना फिर तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। वो भी सैड हो जाती है कि मॉम को मुझसे ज़्यादा फिक्र जैन की क्यों हो रही है। वह वो अब उनके साथ चलने को मान गई थी। ये इधर याओ के पास ही बैठी होती है। वो जितना उसे दूर जाने की कोशिश करता है उतनी ही ये क्लोज ही आने लगी थी। इतने में ये दोनों भी वहां पर पहुंच आई थी। वो तो अब एक शर्त पे ही जाने के लिए मानी थी कि शिन नील डाउन होके उससे अपोलोजाइज करे। अब उस बेचारी की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी मजबूरी में उसे ये करना पड़ता है। अब जाके वो फिर मानती है। याओ को यहाँ पर शिन के लिए काफ़ी बुरा लगता है।
वो इन दोनों को अपने साथ चलने को कहता है कि जाना तो एक ही घर में ही है ना तुम लोगों ने। पर शिन मॉम को भेज के खुद तो वॉक करके ही वहाँ से जाने लगी थी। आज मॉम के रवैये ने उसे बहुत ही हर्ट किया था। रात भी हो चुकी होती है। ठंड के साथ साथ उसे काफ़ी भूख भी लग रही थी, पर इस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था। रेन भी स्टार्ट हो जाती है। याओ को तो शिन की टेंशन होने लगी थी, पता नहीं वो लड़की अभी तक घर भी पहुंची होगी या नहीं। वो तो एक शॉप के बाहर ही बैठ जाती है। घर पे मॉम को भी फिक्र होने लगी थी कि आखिर वो कहाँ रह गई, अभी तक पहुंची क्यों नहीं है, ना ही वो उनकी कोई कॉल्स पिक कर रही थी। आखिरकार याओ को वो फिर मिल ही जाती है। फीवर की वजह से शिन तो बेहोश ही हो चुकी थी। ये उसे उठा के अब घर ही ले जाने लगता है। उनकी बेटी को ढूंढ के लाने पर वो उसे थैंक्स कहती हैं। अब याओ ने उन्हें ये बात जैन को ना बताने को कहा था कि वो फिर से इसे बुली ही ना करना स्टार्ट कर दे। पहले ही वो इसे बहुत हेट करती है। जैन की फ्रेंड जी उसकी ड्रेस देख रही होती है, तब उसे याद आता है कि ये तो जून ने उसे दी थी। इसी बात को रिमेम्बर करके वो तो एकदम गुस्सा ही करने लगती है। इस बात से ये भी परेशान हो गई थी कि इससे क्या हो गया। उसने तो अब जी को जून के क्लोज जाने का ही ऑर्डर दे दिया था कि तुम्हें उसके पास एक कैमरा है वही चुरा के लाना है। वो भी अपनी फ्रेंड की खातिर मान जाती है। शिन मॉम को अपने पास देख के खुश हो जाती है कि चलो इन्हें मेरी कुछ तो फिक्र है। वो भी तो इससे कल वाले बिहेवियर को लेके सॉरी बोलती हैं। यूही तो इसकी कॉल से पिक नहीं कर रही थी। ये काफ़ी परेशान होती है। अब इधर यू भी बैठा था तो उसकी नज़र इस पे पड़ ही जाती है। वो तो इसकी पेंटिंग ही बनाने में बिजी होता है और साथ में कोल्ड होने की वजह से इसे अपना कोट भी आगे से आगे पहनाता है। ये देख के वो तो फिर स्माइल ही करने लगी थी। आज तो स्पेशल वो तो इसे अपने रूम में भी लाता है जहाँ पर किसी को भी आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। आज स्पेशली वो इसे ही ले आया था। आखिर को ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो थी। वो जब इसकी बनाई हुई पेंटिंग इसे देता है तो ये देख के वो खुश हो जाती है। याओ भी फिर इन दोनों को देख ही लेता है। वो तो इसकी पेंटिंग लेके भागने ही लगा था कि बस ये मेरे फ्रेंड की कलाकारी है कि तुम इतनी अच्छी दिख रही हो, वरना शक्ल तुम्हारी प्यारी नहीं है। इसी दौरान उसका मोबाइल भी गिर के टूट जाता है। शिन तो अब उस पर भड़क के वहाँ से साइड पे ही चली गई थी। अब हमें पता चलता है कि यू बहुत जल्द इसका ऑफिस ज्वाइन करने वाला है और वो इस बात से खुश भी था। डैड की और याओ की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हालांकि उसकी मर्जी नहीं थी, फिर भी ज़बरदस्ती उन्होंने उसकी शादी की डेट फिक्स करने का फैसला कर लिया था। उसने भी यू को इनकी इजाज़त के बिना ही वर्क पे रखा था। डैड को जब ये पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। इसकी स्टेप मॉम तो जून की शादी जैन से करवाना चाहती थी। ये बात वो जब इनसे करती हैं, डैड तो फिर इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं होते। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि ये तो यूही को ढूंढने ऑफिस आ चुकी थी और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि वो तो कब की रिजाइन दे के जा चुकी है। उसके लिए यह फिक्रमंद हो गई थी। यू ने तो अपने साथ साथ शिन को भी जॉब दिलवाने का सोच लिया था। डैड को भी उसका आइडिया काफ़ी पसंद आता है कि ऐसे ही तो वो फिर रही है, चलो जॉब ही मिल जाएगी। शिन यूही को ग्रेवयार्ड ढूंढने आई थी। इधर याओ भी आया होता है। वो अपनी मॉम को बहुत मिस करने लगता है कि कैसे डैड की मिस्ट्रेस की वजह से ही उनकी डेथ हो गई थी और बस यही रीज़न था कि वो आज तक उनसे हेट ही करता आया है। अब यहाँ पर उसकी नज़र शिन पे पड़ ही जाती है। वो भी उसे ही देख रही थी। दोनों ने अपनी अपनी स्टोरीज एक दूसरे से शेयर कर दी होती हैं। शिन उसे बताती है कि मुझे तो यकीन है कि मेरे डैड जिंदा हैं, किसी ना किसी दिन मैं उनसे ज़रूर मिल लूँगी। दोनों फिर ड्रिंक भी करने लगते हैं। वो वापस याओ के साथ जाने का सोचती है कि चलो एक सहारा तो है। अब वो तो ड्रंक हो चुका था, इसलिए कार ड्राइव नहीं कर सकता था। रात तो उन्होंने होटल में ही स्पेंड करनी थी। वो भी मजबूरी में शिन को उसके साथ करनी पड़ती है क्योंकि अभी वापस जाने का तो उसे टिकट नहीं मिल सकता था। रात को बाहर तो इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही होती हैं कि याओ तो डर ही जाता है। वो इसके रूम में सोना चाहता था। अब शिन भी इसके हाथ पांव बांध के ही वहाँ स्टे करने की इजाज़त दे ही देती है, लेकिन शिन का ये सब करने का भी क्या फ़ायदा। ये तो फिर भी बेड पे उसके साथ घुस ही गया होता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो धक्के मार के इसे बेड से नीचे उतार देती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की।
अगले दिन वो तो लेटर छोड़ के वहाँ से चली गई थी, जिसे देख के वो तो स्माइल करने लगता है। इसे तो उससे लव हो ही चुका था। यू ने शिन को जॉब की खुशखबरी दे दी होती है, वो भी हैप्पी के चलो डिग्री के बिना ही मुझे वर्क मिल गया। वो इसे फिर थैंक्स कहती है। मॉम इन्हें साथ में देख के गुस्सा ही होने लगी थी। ऑफिस के पहले दिन ही इधर तो इसकी मॉम ने उसे न्यू ड्रेस भी दिलवा दी थी। उन्हें उसके लिए बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी इस बेटी को एक स्टेबल जॉब तो मिल गई है। ये तो चल के ही जाने लगी थी, पर यू इसे लिफ्ट देता है कि हमने आखिरकार एक ही ऑफिस तो जाना है। अब उधर जाके इसकी नज़र यूई पे पड़ती है, जो कि यहीं पर काम करने आ चुकी थी। अभी भी वो इससे काफ़ी नाराज़ होती है। इसे ये भी गॉसिप्स सुनने को मिलती हैं कि यहाँ का बॉस तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। सभी को तकरीबन उससे नफरत ही थी। अब फिर जिन को पता चलता है कि जिस ऑफिस में वो आई है वो किसी और का नहीं बल्कि याओ का ही है। वो तो परेशान ही हो गई थी कि जो मैंने रात को इसे किक्के मारी थी, कहीं बदला लेने के लिए वो मुझे आज के दिन जॉब से फायर ही ना कर दे। याओ ने शिन को देख तो लिया था, पर कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। जो लेटर शिन रख के गई थी वो भी अभी तक इसने संभाल के ही रखा हुआ था। बाद में शिन ने यूई को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दे के मना ही लिया होता है, एंड देन बकायदा उसे रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने भी ले जाती है। उसे अब ना तो आंट और ना ही इससे कोई शिकायत रही थी। आखिर को आज वो जो इस मुकाम तक पहुंची थी सब आंट की वजह से ही तो हुआ था। शिन अब घर जाने लगती है। याओ तो अब लड़कियों से थोड़ा दूर ही भागने लगा था। अब ये बात जो कि जून नोट कर लेता है, वो तो सोच में ही पड़ गया था कि इसे क्या हो गया है। शिन जिस कैट को देखा करती थी उसके लिए किसी ने एक ब्यूटीफुल हाउस भी बना दिया होता है। कैट को चोट लगी थी, ये देख के वो परेशान हो जाती है। अब ऊपर से याओ की एंट्री होती है। वो तो अब उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं। शिन कैट के लिए इतना सब कुछ करने पर उसे थैंक्स कहती है। वो तो मजाक मजाक में उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को भी कह देता है। इनकी ऊंची आवाज़ें सुन के डॉक्टर तो डिस्टर्ब होकर ही रह गया था, इसलिए इन्हें खामोश रहने को कहता है। वेल ये कहाँ बाज आने वाला था। इसकी बेतुकी बातों पे शिन तो फिर स्माइल ही करने लगती है। आखिर ये लड़का क्या चीज़ है। अब शिन नन्ही मियाओं को अपने घर तो नहीं ले जा सकती थी, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल याओ के घर ठहराने का सोचती है। वो तो इसे सोता देख के स्माइल करने लगता है। उधर जैन का गुस्से के मारे बुरा हाल था कि याओ मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा। कैटी ने शिन की ड्रेस पे पी कर दी थी, तो याओ से अपने घर चलने को कहता है कि वहाँ पे ना तो मेरे डैड है और ना ही आंट, तो तुम बिना झिझक आ जाओ। और पहनने के लिए उसे अपनी ड्रेस भी देता है, जो कि इसे काफ़ी लंबी थी, इसलिए वो तो फिसल के इसके ऊपर ही गिर जाती है। तब दोनों की ही हार्ट बीट्स तेज़ हो गई थी। वो अब उसका ट्राउज़र फोल्ड करने लगता है। शर्ट को तो वो फिर अब हाथ ही नहीं लगाने देती। अभी तो वो फिर अपना स्टफ़ लेके जाने ही लगी थी कि बाहर उन्हें जैन की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। अभी के लिए वो जल्दी से शिन को ऊपर जाने को कहता है। खुद उसका इरादा जैन को दरवाजे से ही भेज देने का था, पर वो ठहरी चालाक, उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई ना कोई तो ज़रूर है। और फाइनली शिन पे उसकी नज़र पड़ी जाती है। अब तो वो दोनों पे ही भड़क गई थी कि ये क्या हरकत है। शिन को वो बुरा भला कहने लगी थी। ये उसे बताने लगता है कि जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी ड्रेस ख़राब हो गई थी तो मैं खुद ही उसे यहाँ ले आया था ताकि वो फिर मेरी ड्रेस पहन सके। इसके देखने तक वो तो फिर वहाँ से चली ही गई थी। घर आके वो तो फिर बाकायदा याओ का वही वाला टॉय भी फिक्स करने लगती है, जो कि गुस्से में जैन ने तोड़ दिया था। याओ परेशान के शिन मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही, लगता है वो मुझसे नाराज़ हो गई है। ये तो जैन के कहने के मुताबिक जून के क्लोज आ चुकी थी। इधर इसके थ्रू से पता चल जाता है कि आजकल उसका भाई शिन नामी लड़की के पीछे है। नेक्स्ट डे वो फिर ऑफिस में उससे पूछता है कि तुमने मेरी कॉल कल क्यों नहीं रिसीव की थी। वो उसे बताने लगती है कि मोबाइल तो मेरा ख़राब हो गया था तो मैं कैसे करती। अब उसे एक आइडिया आता है। उसने शिन को न्यू मोबाइल बाय करके देने का ही डिसाइड कर लिया था। यूं इसमें सभी तकरीबन काम ख़त्म होते ही चले जाते हैं, बस इधर शिन और याओ ही रह गए थे। अचानक अभी से जून की कॉल आती है कि मैं तो अपनी कीज़ कहीं रख के भूल गया हूँ, सो तुम्हारे पास जो स्पेयर हैं वो क्या मैं आके ले सकता हूँ। अब उसके कहने के मुताबिक वो तो फिर ऑफिस ही आ गया था।
इधर उसकी नज़र शिन पे भी पड़ चुकी होती है। अब ये ठहरा शैतानी दिमाग का मालिक, उसे तो इन्हें फंसाने का मौका मिल जाता है। वो डोर लॉक करने के साथ साथ याओ का मोबाइल ही ले गया था और उसी के मोबाइल से वो जैन को मैसेज करके ऑफिस आने का कह देता है। वो भी खुशी खुशी जाने लगती है कि याओ ने बुलाया है। इन्हें तो इधर बैठे बैठे काफ़ी लेट हो चुकी थी। यहाँ पर एक दफ़ा तो वो सो ही जाता है। खैर जब उसकी आंख खुलती है तो तब वो देखता है कि शिन तो थक यहीं पर ही सो गई थी। अब उसके उठते ही जब वो वहाँ से जाने लगती है तो याओ उसे ड्रॉप करने का सोचता है। दोनों ही अब तो परेशान ही हो गए थे कि आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। वो अपनी असिस्टेंट को कॉल करके ऑफिस आने को कहता है। तब तक इन्हें यहीं पर ही वेट करना था। ये शिन को मोबाइल गिफ्ट करता है पर वो आगे से नहीं लेती कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे अब काफ़ी बुरा लगता है एंड ज़बरदस्ती उसे ये रखने को ही कहने लगा था। तभी डोर के बाहर इन्हें जैन की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर बैठा जुन तो खुशी हो रहा था कि अब आएगा मज़ा। ये अब उससे छुपने की कोशिश करने लगते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं। अब दोनों को ही चोरी छुपे भागते वो देख ही लेती है। शिन को तो याओ ने बता ही दिया होता है कि मैं जैन को लाइक नहीं करता हूँ पर डैड ज़बरदस्ती मेरी उससे शादी करवाना चाहते हैं। वो तो इस लड़के से बहुत ही तंग आ चुका था। घर पे जैन ने कोहराम ही मचा दिया होता है। मॉम को भी इसने भड़का ही दिया था तुम्हारी बेटी मेरे फियांसे के पीछे पड़ी हुई है। वो भी इसके कहने में आके शिन को थप्पड़ मार देती हैं। अब ऊपर से इतने में याओ भी यहाँ पर पहुँच ही आया था। अब उसी ने ही जैन को कूल डाउन करना था और इसलिए उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मुझे शिन जैसी लड़की से लव होगा। ये तुम्हें गलत फहमी ही है। भला मैं इस जैसी लड़की में क्यों इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। अब उससे मीठी मीठी बातें करके फाइनली इसका गुस्सा तो वो कम कर ही लेता है एंड देन उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला भी गया था। शिन बहुत दुखी होती है कि ये क्या बात हुई। उसने सबके सामने मुझे लुक डाउन करने की कोशिश की है। वो तो याओ से और ही ज़्यादा हेट करने लगी थी। मॉम ने इसे अब याओ से दूर रहने को कह दिया था कि तुम में और उसमें बहुत फ़र्क है और तुम दोनों तो एक कभी भी नहीं हो सकते हो। ऑफिस में वो तो अब फिर याओ को इग्नोर ही करने लगती है। वो इस बात से सैड ही हो गया था। इसका दिया गिफ्ट भी अभी तक शिन ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उसने तो बाकायदा असिस्टेंट से कह के ये उसे वापस ही करवा दिया था। अब उसे ही कुछ करके शिन को मनाना था। बाद में यू तो इन दोनों कज़नों को खाने पे इनवाइट करता है। इस बात से यूई तो बहुत खुश हुई थी। बाद में उसके साइड पे जाते ही इसने अपनी फीलिंग्स शिन से कन्फेस कर ली थी। तभी यूई और याओ की नज़र इन पे पड़ जाती है। वो बाद में शिन को पकड़ के गुस्से में साइड पे ले जाता है। वो तो काफ़ी जेलिस हो गया था कि तुम मेरे अलावा और किसी से बात कैसे कर सकती हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता ये तो बहाना बना के साइड पे जाने लगती है। बाद में उसे और लड़की के साथ बैठा देख के ये भी गुस्सा ही करने लगती है कि याओ तो है ही ठरकी, इसकी बातों पे क्या विश्वास करना। जून की पॉकेट से ये ने फाइनली कैमरा चुरा ही लिया था पर जैन सैड के इसमें तो कार्ड ही नहीं है। उसे तो हर हाल में अपनी फ़ोटोज़ उससे डिलीट करवानी थी। सो उससे मिलने घर आ जाती है। उससे लव के जाल में फंसा के उससे फ़ोटोज़ लेना चाहती थी पर वो नहीं मानता। साथ में इसे भी कह देता है कि अब से मैं जब भी तुम्हें मिलने के लिए बुलवाऊंगा तभी तुम्हें आना पड़ेगा। इनकार करने का तो तुम सोचना भी मत। याओ ने यूई को मिलने के लिए बुलाया था। वो इसे अपनी रेट शिन से करवाने को कहता है। बदले में इसे बहुत सारे ब्रांडेड शूज़ दिलवाने की भी डील कर दी थी। वो भी अब मान ही जाती है। पहले तो इसके कहने के मुताबिक वो जाके मोबाइल शिन को गिफ्ट करती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खुद लिया है। इसके बाद खाना खिलाने का बहाना करके एक जगह पे ही ले जाके उसे बिठा के खुद तो वहाँ से चली गई थी। अब प्लान के अकॉर्डिंग याओ भी आ जाता है। अब खाना खाते हुए कोई चीज़ उसके गले में अटक गई थी। ये परेशान हो के निंजा टेक्निक का यूज़ करके उसे मुक्के मार के वो चीज़ बाहर ही निकाल देती है। अभी भी वो याओ से नाराज़ ही थी इसलिए गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि आखिर इसने रात को मुझे ये सब क्यों कहा था कि मैं तो इसकी टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बहुत मनाने की कोशिश करता है। वो सब जस्ट मैंने जैन का गुस्सा कम करने के लिए ही कहा था ताकि वो तुम्हारे लिए कोई ट्रबल क्रिएट ही ना करे। इसका पीछा करते करते वो तो घर के करीब ही आ गया होता है। उसने आज तक किसी भी लड़की के लिए ऐसा नहीं किया था इसलिए वो शिन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके फिर उसे हग ही कर लेता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ।
शिन फौरन से साइड पे हो जाती है। वो जानती थी कि इसका और मेरा एक होना मुमकिन नहीं है, सो उसे एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। जैन तो हर हाल में याओ की अटेंशन पाना चाहती थी, सो उसके दिल में जगह बनाने के लिए वो ऑल काइंड ऑफ मेथड्स का यूज़ करने को तैयार थी। फर्स्ट ऑफ ऑल डैड्स मैथ वो याओ की कंपनी पहुंची होती है। आखिर को वो वहाँ के बहुत बड़े शेयर होल्डर थे। आज से वो भी याओ को ज्वाइन करने वाली होती है। ये बात शिन के लिए तो काफ़ी शॉकिंग थी। वो जस्ट उसका दिल जलाने ही तो इधर आई थी। याओ को तो उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जानता था कि यहाँ आने के पीछे भी इसका कोई बैड रीज़न ही होना है। एम्प्लॉई आके शिन को बताता है कि तुम्हें जेन ने बुलाया है। वो इसे अपना असिस्टेंट बनाना चाहती थी। अपना हर पर्सनल काम इसे ही करने को कहती है कि अगर तुम नहीं कर सकती हो तो ये जॉब छोड़ के चली जाओ। बड़ी मुश्किलों से वो पैसे कमाने के काबिल हुई थी, इसलिए उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाती है। वो तो इस बेचारी को वर्क करवा करवा के बहुत ही टॉर्चर करती है। इवन कि उसके सर पे एक कॉफ़ी भी गिरा ही देती है। याओ जो कि ये सब कुछ देख चुका था, उसे काफ़ी बुरा लगता है कि जेन को शिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर पे डैड शिन से जेन को लेके बात कर ही रहे होते हैं कि मॉम ये देख के जेलस फील करने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि उनके हस्बैंड इस यंग लड़की के चाम में आ चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत था। खुद से तो शिन हर काम जेन का वक्त पे करती है कि कहीं वो मुझसे नाराज़ हो कि मेरी मॉम को भी ना कुछ कह दे। वो खुद की तरह मॉम को हर्ट नहीं देख सकती थी। यूँ ही इसके लिए परेशान थी कि तुम ऐसे ही अगर जेन के काम करती रही तो एंड पे सेल्स रिपोर्ट ना बनाने पर तुम्हें ऑटोमेटिकली जॉब से भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये बात तो याओ भी अच्छे से जानता था, उसने खुद ही तो ये रूल बनाया था। याओ को अब शिन की टेंशन होने लगती है। यूई अब जेन की बात करने यू के पास जाती है कि तुम ही अपनी बहन को कुछ समझाओ, वो शिन पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही है। इनकी बातें तो जेन ने सुन ली थी। वो गुस्सा हो के यूई को थप्पड़ मार देती है। सभी इकट्ठे हो चुके थे, वो भी बर्दाश्त नहीं करती, अपना पूरा इससे बदला लेती है। बाद में अपनी सिस्टर के बिहाफ पे वो उससे अपोलोजाइज़ करने आता है। वो तो अब खुशी हो गई थी कि चलो थप्पड़ लगने की वजह से इसे मेरी कुछ तो फिक्र हुई, मतलब मेरा थप्पड़ ज़ाया नहीं गया। जैन का दिल अभी नहीं भरा था। वो तो इन दोनों कज़नों को ऑफिस से धक्के मार के निकलवाने लगती है या उसे रोकता है कि तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बॉस हूँ, जिसे रखूँ और जिसे फायर करूँ मेरी मर्जी। पूरे स्टाफ के सामने अब तो जैन एम्बैरस होके ही रह गई थी। आज ऑफिस में याओ ने जो इन्हें प्रोटेक्ट किया था, शिन भी उसी के बारे में ही सोचने लगती है और उसकी की गई कन्फेशन को वो तो रिमेंबर करके फिर सैड ही हो गई थी। चापलूस जुन को पता चलता है कि याओ शिन के लिए कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो उसे मौका मिल जाता है कि ये बात तो मैं ज़रूर जेन की फैमिली को बताऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। इसे झांकते देख के यूं ही हैरान के बॉस आप इधर क्या कर रहे हैं। वो इसे अपनी जगह पे शिन को जाके फाइल पकड़ाने को कहता है। वो भी फिर दे ही देती है। अब शिन को लग रहा था कि ये सब जूही ने ही तैयार किया है, तो वो फिर उसे थैंक्स कहती है। उसे दूर से याओ देख के खुशी हो रहा होता है कि अब इसे जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी। जून साहब जैन के घर पहुंचे होते हैं। वो मॉम को बता देता है कि रिसेंटली याओ एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, लगता है वो जैन के लिए है। मॉम हैरान कि वो तो ऑफिस जा ही नहीं रही और ना ही वो उसके डिपार्टमेंट में है, तो ये फिर ज़रूर वो शिन के लिए ही कर रहा होगा। सीधी जाके वो ये बात जैन को बता देती हैं। वो भी अब ये सब कंफर्म करने के लिए ऑफिस ही पहुंच आई थी। सारी डिटेल्स वगैरह निकाल के देखने पर उसे तो अब बिलीव हो चुका होता है। इसी बात से फिर वो याओ से झगड़ा करती हुई इसे गुस्से से देखती वहां से चली जाती है। शिन के हाथों यूई की शामत आ गई थी कि क्या वो याओ ने रिपोर्ट तुम्हें मुझे देने को कही थी। वो याओ से जितना दूर रहना चाह रही थी, फिर किसी ना किसी मामले को लेके उसकी स्टोरी उस पे आके ख़त्म ही हो जाती है। यूई तो अब यहाँ पर उल्टा उसे अब याओ के बारे में सोचने को कहती है कि वो इतना अच्छा तो है। जैन ने घर पे मॉम को बता दिया था कि उसकी बेटी की वजह से वो कितनी ज़्यादा हर्ट हुई है। वो दोनों को ही यहाँ नहीं देखना चाहती थी। अब मॉम शिन को जॉब छोड़ने को कह देती हैं कि चलो इस तरह जैन को गुस्सा नहीं आएगा। बेचारी पहले इतनी मेहनत कर रही थी, ऊपर से फिर मॉम की ये डिज़ायर, वो बेचारी तो परेशान ही होकर रह गई थी।
ऑफिस में सेल्स रिपोर्ट्स की चैंपियन लिस्ट में इसका नाम भी आ चुका था। अब उसे इसकी डबल सैलरी ही मिलने वाली होती है, पर ये रेजिग्नेशन लेटर दे के जाने लगती है। आज तो वो भी यहाँ से दुखी हो के ही जाने लगती है। याओ इसे रोकने की कोशिश करता है कि इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दो, पर मॉम को वो कैसे निराश कर सकती थी। जून को डैड पे इसलिए गुस्सा था कि वो हमेशा उससे ज़्यादा याओ को ही इम्पोर्टेंस देते आए हैं। घर पे डैड से मिलने जेन भी आई होती है। वो तो इनकी इतनी ज़्यादा लाडली बन चुकी थी कि वो याओ के अगेंस्ट जाके भी इसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने को तैयार थे। मॉम को प्यार भरी नज़रों से जैन को देखते देख के मैडम को शक होने लगा था कि ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न होना है। वो अपनी मेड को अब इनकी इन्वेस्टिगेशन करने जाने के लिए भेज देती हैं। अब उन्हें मॉम की फ्रेंड से उनकी सारी हिस्ट्री का पता चला था कि कैसे भाई और भाभी की डेथ के बाद उन्होंने यूई को और अपनी बेटी को पाला। इन आंट से उस मेड को इतना ही पता चल पाता है कि वो किसी को ढूंढने के लिए फिर इधर ही शिफ्ट हो चुकी थी। मॉम को असल में जब पता चला था कि उनके साथ आने वाला कपल कहीं और शिफ्ट हो चुका था, तो वो अपनी बेटी की तलाश में फिर इधर ही आ गई थी। और इस बात का तो अभी फ़िलहाल मॉम की फ्रेंड को भी नहीं पता था। याओ आज काफ़ी ड्रंक होता है। वो बहुत अपसेट भी था। भाई को लेके वो शिन से मिलने भी आ चुका होता है। जून को पता था कि ये शिन को बहुत लाइक करता है, इसलिए अब वो खुश हो जाता है कि चलो जेन तो अब मेरी हो जाएगी। ये शिन को ऑफिस ज्वाइन करने को कहता है कि तुम यूँ पीछे नहीं हट सकती हो, बल्कि स्ट्रॉन्ग बन के हार्डशिप्स का मुकाबला करो, मॉम का सहारा बनो। अपनी दर्द भरी स्टोरी भी उसे सुनाता है कि बचपन में मैं भी ऐसे ही हुआ करता था, फिर मॉम की डेथ के बाद मैं इतना ब्रेव बना हूँ। वो तो फिर इधर बेहोश ही हो जाता है। अब यूं ही उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। मेड को जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मैडम को आके बता देती है। वो भी परेशान कि आखिर वो किसे ढूंढने यहाँ आई होंगी, और उनकी बेटी और मेरी बेटी की तो पैदाइश भी एक ही दिन हुई थी। डैड ने मॉम से शिन की बात कर ली थी कि उसे दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करवाओ। मेरी बेटी की वजह से तुम उसे टॉर्चर नहीं कर सकती हो, उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। उसने पहले ही काम पे जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए मॉम की इजाज़त मिलते ही वो तो बहुत ही खुश हो जाती है। अब वो जो शिन का मैसेज पढ़ता है तो एकदम बहुत ही खुश हो के ऑफिस जाने लगा था। शिन भी बहुत हैप्पी होती है। सभी को वो तो बाकायदा मील भी खिलाती है। ऑफिस में एक एम्प्लॉय जब इन्हें साथ में देखता है, हालांकि इसे देखते ही शिन तो फिर वहाँ से चली गई थी, पर वो जेन को बता देता है कि याओ और एक एम्प्लॉय साथ में है। वो तो गुस्सा करती हुई उसके पास जाने लगती है, पर आगे से शिन तो उधर बैठी ही नहीं थी। वो अब याओ के पास जाके उसे साफ कह देती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो किसी को भी मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगी, और उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। वो उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती थी। शिन को यू ने रात को होने वाली एक पार्टी में इनवाइट किया था कि वहाँ पर सभी आएंगे। वो तो फिर आगे से एक्सक्यूज कर लेती है, तो यू ही जाने को रेडी हो गई थी। यू भी उसे ले जाने के लिए मान ही जाता है। मॉम को जेन ने बता दिया था कि याओ उससे हर वक्त लड़ता रहता है। वो तो उसे अब तब तक पार्टी में ना जाने के लिए कहती हैं जब तक कि वो खुद आके इससे सॉरी नहीं बोल लेता, तब तक कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी। यूई की हेल्प करने शिन भी उधर आ चुकी थी। डैड के बार बार कहने पर भी ये तो बाहर ही नहीं निकलती। मॉम उन्हें याओ को इधर लाने को कहती हैं। याओ यू के साथ यूई को लेने आया था। अब डैड फिर यू को कॉल करके कहते हैं कि याओ को अभी के अभी घर भेजो, उसने जेन से अपोलोजाइज़ करना है। पर वो तो बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाने वाला था। अब पार्टी में जाने के लिए उन्हें हर हाल में एक पार्टनर की ही तलाश थी। सो यू यहाँ पर शिन से याओ का पार्टनर बनने को कहता है कि प्लीज़ अब तुम इनकार मत करना, हमें तुम्हारी बहुत ही ज़रूरत है। आखिरकार वो भी फिर मान ही जाती है। जब वो रेडी होके आती है तो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। याओ तो यहाँ पर जल्दी से उसके शोल्डर पे अपना कोट ही रख देता है। सभी लोग फिर वहाँ से जाने लगे थे। जेन को उधर गलत फहमी के बस अभी याओ आके मुझे मनाएगा और फिर हम दोनों मिलके पार्टी में जाएंगे। हमें पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। सभी लोगों के साथ साथ इन चारों की भी इधर एंट्री हो ही चुकी थी। मॉम तो याओ के साथ शिन को देख के भड़क जाती हैं कि आखिर ये लड़की इसके साथ क्या कर रही है।
सबके सामने ही उसे क्रिटिसाइज भी करने लगी थी। डैड शिन को ये कह के साइड पे ले जाने लगते हैं कि इसे मैंने ही याओ से लाने को कहा था, और बाद में उसे पैसों की ऑफ़र करते हैं कि तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो और उसकी लाइफ को एकदम बर्बाद करके ही रख दो। वो उन्हें बताने लगती है कि जैसा आप समझ रहे हैं हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पर मैं अब ज़रूर सबको ये सच करके दिखा के ही रहूँगी। वो अब सीधी याओ के पास ही जाती है। याओ ने यूई से कह के रूफ टॉप पे कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करवाई थी। वो यहाँ पर उसे हमेशा शिन को ऐसे ही हैप्पी रखने को कहती है कि इसने लाइफ में बहुत ही मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। याओ की उसकी लाइफ में आने पर वो तो बहुत ही खुश थी। मॉम ने जल्दी से शिन को पार्टी में आने का कह दिया था कि तुम्हारी जगह याओ शिन को ले आया है, सो तुम जल्दी पहुंचो। यूई शिन को लेके याओ के पास जाने लगी थी। वो जानता था कि इसे अल्ट्रामैन बहुत पसंद है, सो आज उसका कॉस्ट्यूम पहन के वो शिन को फिर से प्रपोज करता है। वो इतना फनी लग रहा था कि शिन अपनी हंसी की कंट्रोल नहीं कर पाती। उसने डैड की ईदी ऑफर वाली बात भी इसे बता ही दी थी। वह चाहे जो भी था, वो हर किसी के अगेंस्ट जाके उसका लव एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाती है। इस बात से याओ भी खुश हो गया था। वो तो इसे उठा के फिर घुमाना ही स्टार्ट कर देता है। अब बिना कोई झिझक ये दोनों हाथ में हाथ डाल के पार्टी में आने लगे थे। जैन जो कि इधर आ चुकी थी, उससे तो ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो अपना टेम्पर ही खो बैठती है। गुस्से में आके खुद से तो ग्लास शिन को मारती है, पर आगे से यह आ जाता है। फिर अब जल्दी से उसे फिर हॉस्पिटल ही एडमिट करवाया जाता है। अभी सीरियस तो उसे कोई मसला नहीं हुआ था। इसकी बेटर कंडीशन का जब शिन को पता चलता है तो वो काफ़ी रिलीफ फील करती है। जैन और याओ की फैमिली ने तो दोनों बच्चों की इंगेजमेंट सेरेमनी अरेंज करने का प्लान बना लिया था। आगे कल तुम लोग घर आ जाना, हम फिर वहीं पर ही डिस्कशन कर लेंगे। इनकी बातें तो फिर चोरी चोरी यूई भी सुन लेती है। वो भाग के इस बारे में शिन को बताती है। खैर जो भी था, उसे तो किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी कि देख लेना वो जैन से शादी नहीं कर पाएगा। अब मॉम जो पीछे खड़ी इसकी बातें सुन चुकी थी। घर जाके शिन की तो वो खूब पिटाई लगाती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई जैन के फियांसी को सिड्यूस करते हुए। वो तो उसे याओ को छोड़ने के लिए कहती हैं, पर ये उन्हें बताती है कि वो जैन से बिल्कुल भी लव नहीं करता है, जस्ट हम दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और वो तो उस पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाली थी। मॉम उसका फ़ोन छीन के उसे एक रूम में लॉक कर देती हैं। डैड ने याओ को कल अपने साथ जैन के घर चलने को कहा था कि हमने तुम दोनों की डेट्स फिक्स करनी है, पर वो नहीं जाने वाला होता। वो तो डैड की हरकतों से तंग ही आ चुका था और साथ में उन पे काफ़ी गुस्सा भी करने लगता है। अब जून ही फिर उसे काम डाउन करने लगा था। अब जब वो शिन को मैसेज करता है तो वो मॉम ही रीड करती हैं। वो जानती थी कि मैं शिन के साथ गलत कर रही हूँ, पर ये सब तो वो जस्ट अपनी बेटी जैन के लिए ही कर रही होती हैं कि बस लाइफ में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे मॉम बिल्कुल गलत लगती हैं, उन्हें शिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। याओ की फैमिली घर आ चुकी थी। ये जब शिन को मैसेज करके बाहर आने को कहता है तो आगे से ऑब्वियसली मॉम ही रीड करती हैं। उन्होंने उसे गलत मलत मैसेज कर दिए थे कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब यहाँ पर इसे तो लगने लगता है कि जैसे शिन ने ही उसे ये मैसेज किए हैं, और मॉम तो जाके शिन को याओ के खिलाफ भी भड़काने लगी थी कि वो बाहर अपनी जैन के लिए ही आया बैठा है, देखा ना वो प्ले बॉय है, तुम्हें बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। उसने तो मैसेज करके तुमसे ताल्लुक़ तोड़ने का भी कह दिया है। ये परेशान को शिन को क्या हो गया है, उसके रूम में जाने लगता है, पर वो तो तब तक वहाँ से जा चुकी थी। ये अब उसे पूरे घर में ही तलाश करने लगा था और उसके ना मिलने पर एकदम सैड ही हो जाता है कि पता नहीं उसे क्या हो गया है। जैन को हर हाल में याओ चाहिए था। डैड को उस पर गुस्सा आता है कि ये क्या तुम बच्चों जैसी जिद पकड़ के बैठ गई हो। मॉम डैड का तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है, सबके सामने हमें शर्मिंदा ही करवाती फिर रही हो। यूई को सारी स्टोरी का पता चल चुका था। उसे शिन के लिए बहुत बुरा लगता है। अब फिर उसे तसल्ली देने के अलावा तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। साथ में यूई को याओ पे भी गुस्सा ही आई जा रहा था। याओ भी काफ़ी ड्रंक होता है। डैड को वो अपने और शिन के रिलेशनशिप से दूर रहने को कहता है कि मॉम को तो मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर अपने लव को आपसे नहीं छीनने दूंगा।
ऑफिस तो जुन भी ज्वाइन कर चुका था। ये शिन का आया मैसेज जू को दिखाता है कि तुम मुझसे बात करो कि एक दफ़ा मुझसे मिलने आए। यूई से यू को याओ के भेजे मैसेज का पता चल जाता है। वो तो सारी बात समझ गया था कि इनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो चुकी है। वो तो इस बात का फ़ायदा उठाता है कि चलो ये शिन की लाइफ से चला जाएगा, देन फिर मैं उसे पालूंगा। वो जाके याओ को झूठ बोल देता है कि शिन तुमसे नहीं मिलना चाहती है। वो काफ़ी अपसेट हो गया था एंड फिर वहाँ से चला जाता है। ये भी घर आ चुकी होती है। मॉम फिर से उसे समझाने लगी थी कि तुम याओ से दूर रहो तो यही बेहतर होगा। तुम्हें अब इतना पता चल जाना चाहिए कि तुम दोनों के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। यूई याओ पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरी कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारा तो एकदम सरप्राइज हो के ही रह गया था कि आखिर अब ये किस बात पे मुझ पे भड़क रही है। वो इसे उल्टा शिन का मैसेज दिखाने लगता है कि खुद देखो कि गलती किसकी है। वो तो बिना बात सुने वहाँ से चली ही जाती है। वो शिन को और लड़का तलाश करने को कहती है, पर वो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही थी। उसे जस्ट याओ से ही लव था। मॉम से फ़ोन लेने पर यहाँ पर यूई को पता चल जाता है कि इनके बीच फाइट करवाने के पीछे तो सारा का सारा कसूर मॉम का ही है। वो जाके ये बात शिन को बताती है। पहले तो उसे यकीन नहीं आता, बाकी फिर जब वो कॉल करती है तो तब उसे पता चल चुका होता है कि उस दिन जो मैसेज मॉम ने उसे दिखाया था वो असल में याओ ने नहीं बल्कि मॉम ने ही अपने फ़ोन से भेजा था और खुद से डिलीट भी कर दिया था ताकि इसे सच्चाई का पता ना चल जाए। मॉम तो यहाँ पर शर्मिंदा होने की बजाय उसे थप्पड़ी मार देती हैं कि तुम बस याओ से दूर रहो। वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। यू को शिन की तरफ देखते हुए यूई भी उसे देख ही लेती है। जून ने भी नोट कर लिया था कि शिन और याओ में फाइट हो चुकी है। दोनों तो ऑफिस में भी एक दूसरे से बात नहीं करते। यूई सारी बात याओ को बताना चाहती थी ताकि इनकी लड़ाई ख़त्म हो, पर यू उसे ऐसा ना करने को कहता है कि वो दोनों अपने मसाइल खुद ही हल कर लेंगे। ऑफिस के बाद जून शिन से मिलता है। वो घर ही जा रहा था तो इसे भी लिफ्ट देता है। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ और जेन की तो बिल्कुल सेम है। जेन घर पे याओ की बजाय जून को देख के गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने को कह देती है कि मैं अभी किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। ये बाद में मॉम से शिन और जेन की बात करने आता है, पर वो नहीं करती। अब यहाँ पर ये तो उनके रिलेशन को लेके और ही ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है। जैन ना खाना खाती है ना ही कुछ, खुद को रूम में एकदम बंद करके ही रख देती है। अब मॉमी फिर धक्का मार के डोर ओपन करती हैं। सबको तो उसकी हेल्थ को लेके फिक्र ही होने लगी थी। अभी भी सिर्फ और सिर्फ उसे याओ ही चाहिए था और कोई नहीं। वो तो उसके बिना जीने तक का नहीं सोच सकती थी। अब डोर को धक्का मारने पर यहाँ पर मॉम भी ज़ख्मी हो चुकी थी। अब फिर शिन से रिक्वेस्टिंग करने मॉम डैड खुद चल के उसी के पास ही आते हैं कि तुम प्लीज़ याओ की लाइफ से गायब होके कहीं चली जाओ। तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें देने को तैयार हैं। अब मॉम भी जेन की फेवर में ही बोलती हैं कि तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। मन से तो वो बहुत ही हर्ट हुई थी, पर फिर अपने फेस पे स्माइल ला के इन्हें अश्योर करवाती है कि आप लोग जैसा चाहते हो मैं वही करूँगी, डोंट वरी। यूई को इनका अलग रहना पसंद नहीं आया था। वो याओ को मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली सारी बात बता देती है कि वो सारा किया धरा मॉम का ही था और कुछ नहीं। वो तो अब खुश हो के याओ को देखने जाने लगता है। घर आते ही याओ शिन को हक कर लेता है कि मुझे यूई के थ्रू सारी सच्चाई का पता चल चुका है। वो मैसेज तुमने सेंड नहीं किया था। सबने उसे याओ से दूर रहने को कहा था, तो वो अब उसे झूठ बोलने लगती है कि वो मैंने ही भेजा था। वैसे भी अब मैं किसी और को लाइक करती हूँ। उसे तो इसकी बात पे यकीन नहीं आता कि ये मुझे बस बहलाने के लिए ही ऐसा कह रही है। अब वो उसे उसका बॉयफ्रेंड इसे दिखाने को कहता है, तो ऊपर से यूँ आ जाता है कि मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, सो तुम अब इसकी लाइफ से चले जाओ। याओ तो शौक होता हुआ फिर वहाँ से जाने लगता है। शिन को अपने रूम में ला के वो इससे अपने लव की कन्फेशन भी करने लगा था कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे तुमसे लव हो चुका है।
मैंने याओ से जो कहा था वो भी सब सच ही है। ये तो अभी उसे चुप करा देती है कि मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से देखा ही नहीं, पर वो उसे अपने बारे में अब से सोचने को कहता है। जैन से मिलने ये आई थी। एक्चुअली में जून के कहने पे वो कुछ तलाश करने मेड्स के रूम में जाती है। वहाँ से फाइनली उसे मॉम का छुपाया हुआ लॉकेट मिल जाता है। वो जाके अब ये जून को देती है, वो भी सरप्राइज के ये इनके पास कैसे आया। आज तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन में घर आया था। डैड उसे शिन को भूल कर जैन से शादी करने को कहते हैं कि इसके बदले में मैं तो कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा। बचपन से तुम यही तो अपनी मॉम का ड्रीम पूरा करना चाहते थे। वो भी बहुत सोचने के बाद उनकी बात पे अग्री कर लेता है। रात को उसकी बात शिन से भी होती है। वो उससे सेपरेट हो के बहुत दुखी तो थी, पर इसे कुछ नहीं बताती। दोनों ही एक दूसरे को फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उसके फ़ोन काटते ही ये बहुत इमोशनल भी हो गई थी। शेयर्स वाली बात जब याओ जुन को बताता है तो वो बहुत ही जेलस फील करने लगता है कि डैड हमेशा बस इसे ही इम्पोर्टेंट देते हैं। यू को लग रहा था कि याओ उससे शिन को लेके नाराज़ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा वो तो खुश होकर उसे कहता है कि चलो शिन तुम्हारे जैसे लड़के के साथ खुश रहेगी। जून ने जेन की फ़ोटोज़ ये को ऑफिस में रखने को कही थी। वो चाहता था कि ये देख के वो जेन के साथ शादी करने वाला प्लान गिव अप कर दे, पर जी को जेन के लिए बुरा लगता है। मॉम ने शिन को यहाँ से जाने का कह दिया था कि मैं इधर ही रहूँगी, तुम चली जाओ तो बेहतर होगा। अभी तो वो उनके हाथ के ठीक होने तक तो कहीं भी ना जाने का सोचती है। याओ के सामने जब शिन मॉम की हेल्थ का ख्याल रखते हुए खुद खाना लाती है तो ये बात इन माँ बेटी को काफ़ी बुरी लगती है। वो अब यहाँ पर जैन को इस लड़की को धक्के मार के वहाँ से निकालने के लिए कहती हैं। इसी चक्कर में शिन बेचारी, जिसे स्विमिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी, सीधी जाके पूल में गिरती है। मेड के बताने पर याओ जल्दी से आकर उसकी हेल्प करता है। वो जब इसे सीपीआर देने लगा था तो ये बात इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऊपर से यूं आके उसे रूम में ही ले जाता है। उसे तो जैन पे ही गुस्सा आ रहा था कि ये कोई हरकत थी करने वाली। याओ को तो ये लोग शिन को बिल्कुल भी नहीं देखने देते। वो तो अब वहाँ से चला जाता है। डैड को घर पे हुए सारे इंसिडेंट का पता चल चुका था। उन्हें शिन के लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो जाके जैन की क्लास लेते हैं, पर वो ढेर शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा कहने लगती है कि उस जैसी लड़की के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। इस बात पर उसे फिर डैड से थप्पड़ पड़ जाता है। जी ने तो जैन की फ़ोटोज़ ऑफिस में रखी ही नहीं थी, तो जून को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। उसके पास जाके वो फिर उसकी खूब खबर लेता है। मॉम मेड के रूम के बाहर पहुंची हुई थी। वो दोनों को ही वहां से जाने को कहती हैं, पर मॉम खुद की बजाय सिर्फ शिन को ही वहां से निकालने की रिक्वेस्ट उनसे करने लगी थी। अब बाकी फिर बेचारी शिन को ही इस हालत में बाहर निकाल देती हैं। पहले उसकी हालत ख़राब थी, वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है एंड मॉम को दर्द पर इन नज़रों से देखने लगती है। आखिर को आज वही उसका साथ नहीं दे रही थी। शिन तो बहुत ही हर्ट हुई थी कि चलो घर वालों ने तो ये सब किया, पर आखिर मॉम को मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है कि वो भी उनके साथ ही मिल गई। थोड़ी देर के बाद वो यू के पास जाके शिन को ढूंढने के लिए कहती हैं कि मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। अब तलाश करने के बाद वो उसे रोड पे पड़ी मिल ही चुकी थी। वो अब उसे घर से दूर एक होटल ही ले जाता है कि चलो यहाँ पे सुकून से रहेगी। शिन भी जानती थी कि ये उसका बहुत ख्याल रख रहा है, पर वो अपने लिए उसे ऐसा ना करने को कहती है। बहुत कोशिश के बाद भी वो याओ को नहीं भुला पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जैसे वो दुख बर्दाश्त कर रही है ऐसा यूँ भी करे। इंसान को तब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है जब उसे वो पर्सन नहीं मिलता जिससे वो लव करता है। यहाँ पर तो शिन याओ को याद करके इमोशनल ही हो जाती है। उसे देखने के लिए नेक्स्ट डे यूई भी पहुंची होती है। आंट की गई इस हरकत पे वो भी उनसे काफ़ी नाराज़ होती है कि भला कोई अपनी बेटी के साथ ऐसे कौन करता है। वो शिन को अपने साथ ही ले जाने का सोचती है। याओ बाद में यू से शिन का हाल चाल पूछता है तो वो बाकायदा उसे होटल ही शिन के रूम में ले आया था।
ये देख के वो समझने लगता है कि शायद इन दोनों के बीच तो कुछ हो चुका है और ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है। मैं ऐसे ही उसके लिए रुलता फिर रहा हूँ। पर वो उसे बताने की कोशिश करती है कि जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, पर नहीं बोल पाती। अब याओ वहाँ से चला जाता है। ये तो इमोशनल ही हो गई थी। जून साहब को अपनी जेलिसी की पड़ी होती है। बचपन से लेके आज तक अपने से ज़्यादा याओ को ही चीज़ें मिलने पर वो अपसेट था कि जैन का भी मैं उसे कभी नहीं होने दूंगा। डैड का नुकसान करवाने के लिए उसने जी की हेल्प ली थी। अब उसने उसी से कहकर कंपनी में बड़ी गड़बड़ी करवा दी थी। इस बात पे सभी परेशान हो जाते हैं। कुछ कसूर जैन का भी होता है कि ये उसी की ही जो फ्रेंड थी, इसलिए अब फिर जैन की और याओ की फिर से फाइट हो जाती है। शिन भी इनकी बातें सुन चुकी होती है। जून तो आज बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। आखिर को उसे डैड से डांट जो पड़ गई थी, वो जी को रात अपने पास रुकने के लिए ही कहता है। शिन यूई के अपार्टमेंट शिफ्ट हो चुकी थी। जब उसे पता चलता है कि यू को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो वो भी वही सीख कर उसे इम्प्रेस करने का सोचती है। मॉम शिन के लिए खाना लेकर इधर ही आ चुकी थी। खैर जो भी था, उन्हें शिन की फिक्र तो थी। अब यहाँ पर वो भी अपनी मॉम से नाराज नहीं नजर आ रही होती। वो तो यही सोचती है कि शायद इनका अपना कोई रीज़न होगा मुझे घर से निकालने का, जो मुझे वो नहीं बताना चाह रही हैं। यूई जहाँ पे लेसन्स लेने आई थी, उधर एक हैंडसम से लड़के को इससे फर्स्ट साइट लव ही हो चुका होता है। जब ये सो रही होती है तो वो चुपके से इसके फेस पे ड्राइंग बनाता है। अब जब इस बात का उसे बाद में पता चलता है, वो तो अब फिर बहुत ही चिढ़ गई थी। इसे सबक सिखाने के चक्कर में उसका फेवरेट शूज़ भी यहाँ पर टूट ही जाता है। अब वही वाला लड़का उसे बाकायदा न्यू जूते बाय करके भी देता है। ड्राइंग सीखना तो इसके बस की बात नहीं थी। वो अब काफ़ी परेशान हो जाती है। बहुत सोचने के बाद अचानक उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो तो यू के पास जाके उसे बाकायदा ड्राइंग सिखाने के लिए कहती है कि मैं बस अपने आर्टिस्ट डैड का यही ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। अब यू को याद आता है कि तुमने तो पहले मुझे कहा था कि तुम्हारे डैड सिक्योरिटी गार्ड थे, तो ये आर्टिस्ट का क्या चक्कर है। वो बेचारी अब फिर शर्मिंदा ही होके रह जाती है। दूसरी तरफ घर पे जैन को मॉम याओ को खुश रखने के आइडियाज़ ही बताने लगी थी कि तुम बस वही करो जो उसे अच्छा लगता है, देख लेना फिर तुम उसके दिल में जगह बना ही लोगी। पहले तो वो ऑफिस जाके अपने बैड बिहेवियर पर शिन से अपोलोजाइज करती है। वो भी हैरान थी कि इसे अचानक क्या हो गया है। बकायदा वो तो फिर उसे रेस्टोरेंट पे लेके जाती है। याओ भी इन्हीं के साथ ही आया था। वो अब शिन को जब घर वापस लौटने के लिए कहती है, तो ये बात उसके लिए काफ़ी शॉकिंग थी कि आखिर आज इसे क्या हो गया है। वह वो भी फिर अब मान ही जाती है। बाद में याओ उससे बात करने की कोशिश करता है कि तुम जैन से बच के रहना, मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, पर वो तो इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। घर पे मॉम उसे देख के खुशी हो गई थी। उसके घर वापस आने पर डैड बाकायदा उसे एक पेन भी गिफ्ट करते हैं। ये देख के दूर खड़ी जैन तो बहुत ही जेलिस फील करने लगती है। खैर अब जाके वो यू से शिन की बात करने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुमसे लाइक करते हो। शिन को यहाँ पर बस मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। तुम अब जैसे तैसे करके उसे अपने लव का यकीन दिलाओ, देख लेना वो तुम्हारी हो जाएगी। उसकी बातें सुन के तो ये भी इस सोच में ही पड़ गया था। अपने भाई की शिन से शादी करवाने वाली बात जैन ने याओ से भी डिस्कस कर ली थी। वो तो जेलसी फील करने लगता है, पर इसे कुछ नहीं कहता। जून ही को कॉल करता है, पर वो तो आगे से उसकी कॉल पिक ही नहीं करती। ये उससे मिलने घर ही पहुंच आया था। अब आगे से उसका भाई इसकी पिटाई लगा देता है कि उसी की वजह से ये लोग आज बैंकक्रप्ट होके रह गए थे। जी को ये लाइक करने लगा था, पर मॉम इसे पुअर लड़की की बजाय जैन जैसी रिच लड़की से शादी करने को कहती हैं कि तभी जाके डैड तुमसे खुश होंगे। ऑफिस में यूई शौक के वो हैंडसम लड़का इसका पता नहीं कैसे पता करा के वहाँ पहुँचा हुआ था। ये उसे बच्चा समझ के इग्नोर ही करने लगती है, पर वो तो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने की ऑफ़र करता है। उसकी बात को मजाक समझ के ये तो फिर उसे मार के वहाँ से भगा देती है। याओ शिन को आज अपने साथ चलने को कहता है। वो भी इसके बार बार कहने पर मान ही गई थी। यूई ड्राइंग करने के लिए यू के पास आ चुकी थी, साथ में काफ़ी एक्साइटेड भी होती है। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाती एंड यहाँ पर उसे किस कर लेती है। ये सरप्राइज के मैं हॉट क्यों फील कर रहा हूँ।
तभी अचानक इसकी नज़र शिन की पेंटिंग पे पड़ती है। यू ने उसकी बनाई थी। वो तो समझ चुकी थी कि ये शिन को बहुत लाइक करता है, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। आज तो वो बहुत ही हर्ट हुई थी। याओ ने रास्ते में एक लेडी की हेल्प करने के लिए गाड़ी रोक दी थी। शिन भी अब उसमें सो ही रही होती है और तभी अचानक ये गाड़ी तो चलने लग जाती है। वो खुद की केयर किए बिना फिर शिन को बचा लेता है। अब उसके बाजू पे भी चोट लग गई थी। उसे एहसास हो गया था कि मैं शिन से दूर नहीं रह सकता हूँ। अपनी जान से भी ज़्यादा वो फिर उसे ही चाहता था। डॉक्टर से चेकअप करवा के वो फिर इसे लेके अपने घर ही आ गया था। एंड फिर शिन को बताने लगता है कि ये स्पेशल मॉम मेरे नाम ही करके गई थी। दोनों अपनी फेवरेट कैटी को भी इधर ही ले आए थे। अब ये दोनों घर में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मिलके गेम्स वगैरह खेलते हैं। शिन को भी पता चल चुका था कि वो याओ के बिना नहीं रह सकती है। फिर से दोनों कभी भी अलग ना होने का सोचते हैं कि हमें अब किसी की भी कोई परवाह नहीं करनी। जून ने पैसों से जी की हेल्प तो कर दी थी, पर अब वो इसे हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह के चला जाता है। इस बात से ये बहुत दुखी हो गई थी। वो भी तो इसे रियल में लव करने लगी थी। याओ की अब गाड़ी तो ख़राब हो चुकी थी, पर फिर भी वो उसे ड्रॉप करने जाने लगता है। उसने अपने घर की कीज़ भी इसे ही दे दी थी कि जब चाहे तुम वहाँ जा सकती हो। अब इन्हें घर के बाहर साथ में जैन भी देख लेती है। उसका तो जेलिसी के मारे बुरा हाल ही हो गया था। अब पहले तो सीधी जाके ये बात वो यू को बताती है कि तुम अभी तक एक लड़की का दिल नहीं जीत पाए। अब फिर खुद ही शिन का बंदोबस्त करने का सोचती है। स्पेशल उसे बुला के खूब वाइन वगैरह पिला देती है, जिसके बाद वो बेचारी तो एकदम टुन्नी हो गई थी। एंड देन जू के रूम में उसे छोड़ देती है कि जो करना है कर लो। वो अब उसके रूम को लॉक ही कर देती है कि सुबह जब सभी तुम दोनों को साथ में देखेंगे तो तुम्हारा उससे शादी करना तो फिर आसान ही हो जाएगा। मॉम से उसने झूठ कह दिया था कि शिन आज रात मेरे रूम में ही रुकेगी। ये उससे लव करता था, इसलिए बस दूर से ही उसे देखता रहता है। नेक्स्ट डे एक बहाने से तो जैन ने मॉम को यू का रूम ओपन करने को कह दिया था। अब आगे से इन्हें साथ में देख के वो तो शॉक ही रह जाती हैं। पूरी फैमिली इकट्ठी हो चुकी थी। शिन खुद परेशान होती है कि ये क्या हो गया। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसे सबसे ज़्यादा टेंशन तो इस बात की हो रही थी कि अब मैं याओ को क्या मुंह दिखाऊंगी। उसे जब सबसे इस बात का पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जैन का प्लान तो कामयाब हो चुका था। वो मॉम डैड को अब बस फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए इन दोनों की शादी करवाने का कहती है। डैड भी अब मान ही गए थे। वो यू को अब शिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहते हैं। हालांकि इनके बीच तो रात को कुछ भी नहीं हुआ था, पर वो इस बारे में डैड को नहीं बताता कि चलो शादी जो हो रही है सही है। इधर शिन तो अभी तक सदमे में ही थी। मॉम फिर उसे तसल्लियाँ देने लगती हैं। या वो जब शिन को कॉल करता है उसमें तो उसकी कॉल पिक करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं रहा था। मॉम अब इसकी बात करने जैन के पास जाती हैं कि तुमने कहा था कि वो तुम्हारे रूम में रहेगी तो यू के पास कैसे चलेगी। वो तो उनकी बात का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती। या वो परेशान के ना तो शिन ऑफिस आई है और ना ही फ़ोन पिक कर रही है। आखिर को उसे क्या हो गया है। घर आने पर अब यहाँ पर उसे फिर इस इंसिडेंट का पता जैन के थ्रू चल ही जाता है। फिर भी वो कंफर्म करने शिन के पास जाता है। वो भी कह देती है कि ये सब सच है। अब तो उसे यू पे बहुत ही गुस्सा आने लगा था। उसने ये सब क्यों किया। उन दोनों की फाइट हो जाती है। अब सभी ब्लेम शिन पे डालने लगते हैं कि उसकी वजह से ये घर तो मैदान जंगी बन के रह गया है। वो याओ को उसके घर की कीज दे के वहाँ से चले जाने को कह देती है कि अब से हम कभी नहीं मिलेंगे। उस बात से तो फिर याओ बहुत ही इमोशनल हो गया था। जो भी था फिर भी वो जैन को तो अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ ऑफिस के बाहर यूई को लेने वही वाला बॉय आया होता है। उसे लग रहा था कि ये कोई गरीब ही होगा, पर अब जाके उसे मालूम होता है कि ये साहब तो बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। वो उसे अपने साथ बाकायदा वहीं पर ले ही जाता है। दोनों फिर ड्रिंक करते हैं। इसके बाद वो तो यूई को खुद घर ड्रॉप करने भी जाता है। वो ऑफिशियली उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर अभी तो ये उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती।
डैड इधर इन दोनों की शादी करवाने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। वो मज़ीद घर में और कोई लड़ाई नहीं चाहते थे। शिन तो इस बात से सैड होती है। वो यू से शादी नहीं करना चाहती थी। यू तो अब रात को इसी के बारे में ही सोचने लगता है। ऑफिस में भी यू और शिन को लेके गॉसिप्स होने लगी थी। अभी फिर यूई को जाके सारे मामले का पता चलता है। वो तो अपसेट ही हो गई थी कि सच में मेरी कज़न यू को लाइक करती थी, उसने मुझे क्यों नहीं बताया। स्पेशली यू का इसके साथ शादी करने पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। शिन उससे बात करने अपार्टमेंट आती है पर वो डोर ही ओपन नहीं करती। अब की बार वो शिन से बहुत ही नाराज़ हो गई थी। इस वक्त वो बिल्कुल भी उससे बात करने के मूड में नहीं होती। अब वो फिर वहाँ से चली जाती है। रातों रात शिन ने डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन वो तो फिर अपना सामान पैक करके सबको बिना बताए घर छोड़ के जाने लगती है। मोम परेशान के शिन नज़र नहीं आ रही। अब उन्हें उसका छोड़ा लेटर मिलता है जिसमें उसने अपनी मोम को अपना ध्यान रखने को ही कहा था कि मैं अब सबसे दूर जा रही हूँ। वो बहुत ही अपसेट हो जाती हैं और इस बारे में सबको बता देती हैं। मोम को समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर वो चली तो चली कहाँ गई। यू उसका पूछने यूई के पास आता है। उसे भी कुछ नहीं पता था और ना ही उसे कोई उसकी फिक्र थी। शिन उसी होटल आ चुकी थी जहाँ कभी उसने याओ के साथ एक रात बिताई थी। वो तो इधर इमोशनल भी हो जाती है और साथ में उसके साथ बिताए पलों को याद ही करने लगी थी। और याओ के कॉल करने पर उसकी तो वो पिक ही नहीं करती। अब जब बाद में उसे पता चलता है कि शिन घर से मिसिंग है तो वो भागा भागा वहाँ पहुँचा होता है। उसका यहाँ पर छोड़ा लेटर पढ़ने पर उसे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि उसने यू से शादी ना करने पर ही ये कदम उठाया है। वो अब यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगा था कि आखिर तुम्हें शिन के साथ वो सब करने की क्या ज़रूरत थी। अब सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि उस रात जैन ही शिन को उसके रूम में लाई थी और उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। ये बात तो सबके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होती है। याओ जैन पे गुस्सा ही करने लगता है कि तुमने शिन के साथ ऐसा क्यों किया। अब मॉम अपनी बेटी की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए वो याओ को थप्पड़ मार देती हैं। डैड की भी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। सभी लोग उसे लेके हॉस्पिटल जाने लगे थे। याओ शिन को ढूंढने निकल पड़ता है। शिन तो ग्रेवयार्ड ही आ गई थी। वो तो याओ की मॉम की टॉम पे बुक्के भी रखती है। याओ को अचानक ख्याल आता है वो भी अब उसे ग्रेवयार्ड जाकर ढूंढने का डिसाइड करता है और बस जून से गाड़ी बोरो करके वहाँ से जाने लगा था। डैड का लोअर पार्ट तो वर्क करना भी छोड़ गया था। वो इस बात से बहुत अपसेट होते हैं कि अब मैं क्या करूँगा। उससे वो हिम्मत करके चलने की ट्राई करते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते। बुके देख के इसे तो पक्का यकीन हो गया था कि शिन यहीं पर है। वो जाके उसे होटल देखता है पर वो अभी तक उधर नहीं पहुंची थी। या उसे रेस्टोरेंट ढूंढने जाने लगता है। शिन तो ड्रंक होके जा ही रही थी कि तभी कुछ थीव्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब याओ जो यहाँ पर उन्हें देख लेता है वो तो सबको वहाँ से भगा देता है और खुद शिन को संभालने लगा था। वो उसे होटल रूम में ही लेके आ जाता है। शिन समझती है कि शायद मैं अपनी इमेजिनेशन में याओ को देख रही हूँ, इसलिए वो तो अब उसे हगी कर लेती है कि मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो भी इस बात से स्माइल करने लगा था। नेक्स्ट डे उठ के अब उसे पता चलता है कि याओ सचमुच इधर ही आया हुआ है। रात को कोई इमेजिनेशन नहीं थी। वो उसे बता देता है कि तुम्हारे और यू के बीच कुछ नहीं हुआ था, अब तो हम एक हो सकते हैं। वो तो इस बात से काफ़ी शॉक होती है। तभी यू जब उसे कॉल करता है तो वो उसे बता देता है कि शिन मिल चुकी है, तुम्हें उसके लिए अब टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड देन वो तो अब फिर शिन को हक करने के साथ साथ उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर लेता है ऑब्वियसली, जो कि आगे से उसे यस कहती है। दोनों अब ग्रेवयार्ड आके मॉम की टॉम पे कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद यूई के पास ही पहुंच आए थे कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, तुम अब वैसे भी नाराज़गी छोड़ दो क्योंकि यू का और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है। उसे इन दोनों के लिए काफ़ी खुशी होती है। अब मसला मॉम को राज़ी करने का ही था। शिन एक दफ़ा उनसे बात करने का सोचती है ताकि बाद में कोई पछतावा ना रहे। उनकी फीलिंग्स भी तो इसके लिए इम्पोर्टेंट थी। यूई अब फिर आंट को कॉल करके अपार्टमेंट ही बुला लेती है। वो शिन को देख के बहुत खुश होती हैं। बट जब ये अपनी याओ के साथ शादी करने वाली बात उन्हें बताती है तो वो इस बात से भड़क ही जाती हैं कि तुम जैन का लव नहीं छीन सकती हो और उसे अपने साथ घर चलने को कहती हैं। जब वो नहीं मानती तो खुद की गर्दन पे नाइफ रख के उसे इतना ज़्यादा डरा देती हैं कि आखिरकार वो बेचारी इनके साथ जाने के लिए मान ही गई थी।
अब इनसे उसे पता चल जाता है कि डैड हॉस्पिटल एडमिट हो चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। दूसरी तरफ याओ के डैड अर्जुन तो उन्हें देखने आ चुके थे। डैड उनसे काफ़ी नाराज़ होते हैं, इसलिए वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। वो अब अपने से मुंह लेके वहाँ से चले जाते हैं। घर पे शिन को देख के मॉम उसे थप्पड़ मारती हैं कि देखो तुम्हारी वजह से हमें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो फिर भी उन्हें देखने हॉस्पिटल आ चुकी थी। इधर उसे देख के जैन उस पर भड़क जाती है। उनकी फाइट डैड के गिरने की आवाज़ सुनते ही ख़त्म होती है। डैड ने जैन को यहाँ से जाने को कह दिया था कि मुझे शिन से अकेले में बात करनी है। पहले तो वो अपनी फैमिली के बैड बिहेवियर पर उससे सॉरी बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने उसे याओ से शादी करने की इजाज़त भी दे दी थी कि बाद में तुम पछताती ना रहना। अभी भी तुम बिना झिझक उसे अपना ही लो, ये ना हो कि बाद में काफ़ी लेट हो जाए। बाहर बैठी जैन तो उनकी बातें सुन के इमोशनली हो जाती है कि डैड को मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। इसे यहाँ से जाते यू भी देख चुका था। वो इससे बात करने की ट्राई करता है, पर वो तो उसे इग्नोर करती हुई वहाँ से जाने लगी थी और फिर याओ को कॉल करके अभी के अभी शादी करने को कहती है। इस बात से तो वो आज बहुत खुश भी दिखाई दे रही थी। उधर वो भागा भागा पहले तो रिंग्स बाय करने के लिए एक शॉप पे पहुंचा होता है। उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ उसे शिन के आने का ही वेट था। अब इसे मैरिज रजिस्टर ले जाते देख के मॉम तो जल्दी से इससे वो छीन लेती हैं कि तुम जो सोच रही हो हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। मेड से कह के उन्होंने इसे तो एक रूम में बंद भी करवा दिया था। उधर याओ बस इसके आने का वेट ही करता रहता है। इतने तक ऑफिस भी बंद हो चुका था। इसे बैठे बैठे तो इधर रात ही हो गई थी। जैन को जब शिन की कल वाली हरकत का पता चला था, वो याओ को देखने जाने लगती है। अब बाद में जब वो देखती है कि वो तो स्पेशल शिन के लिए ऑफिस के बाहर ही बैठा हुआ है, तो तब यहाँ पर उसे इसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। अब इधर उसे एक आइडिया आता है। वो याओ से बात करने लगती है और साथ में उसे एक चॉइस भी देती है कि मुझे पता है तुम्हारी कंपनी आजकल क्राइसिस से गुजर रही है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारी वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, सबको इसमें फ़ायदा ही होगा। पर वो उसके ऑफ़र रिजेक्ट कर देता है कि चाहे अब की बार जो भी हो जाए मैं शिन पे गिव अप नहीं करने वाला हूँ। शिन जो कि उसकी कॉल पिक नहीं करती, वो जल्दी से यूई को उसकी खबर लेने जाने को कहता है। मेड से उसे पता चल चुका था कि आखिर वो किस रूम में है। वो जाके उसका डोर ओपन कर देती है। शिन तो फिर अब आज़ाद हो चुकी थी। वो भाग के याओ के पास ही जाने लगती है। यूई यू के रूम में भी जाती है। अभी तक वो उसे भुला ही नहीं सकी थी। इस बात से वो सैड भी होती है। इधर इसकी आवाज़ें देने पर अब वो भी बाहर ही आ गया था और यहाँ पर डैड इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर अब की बार वो नहीं रुकने वाले थे। बाहर पब्लिक के सामने ही वो तो चीख चीख कर एक दूसरे से अपने लव की कन्फेशन करते हैं। अभी तक तो याओ ने शिन को रिंग नहीं दी थी। घर पे डैड का गुस्से के मारे बुरा हाल होता है कि उनका बेटा उन्हें छोड़ के चला गया। अगर ये उसकी शादी में टांग ना अड़ाते तो उसने भला ऐसा क्यों करना था। गलती तो सारी इनकी खुद की ही है। ये दोनों भी अब घर आ चुके होते हैं। बहुत दिनों के बाद एक साथ होने पर बहुत खुश भी दिखाई दे रहे होते हैं। शिन तो याओ के रूम में ही सोने के लिए आ गई थी। बाद में यहाँ आके याओ इसे चुपके से रिंग भी पहना देता है। तब तो वो सो ही रही थी। अब सुबह उठ के वो अपनी फिंगर में जब ये देखती है तो वो स्माइल ही करने लगी थी। इसके साथ की कपल रिंग तो याओ ने खुद भी पहनी होती है। अब जब अपने लिए वो जॉब ढूंढने जाता है तो कोई भी उसे रखने को तैयार नहीं था कि आखिर को सबको डैड ने अपने बेटे को रखने से मना जो कर दिया था। शिन डैड से मिलने अक्सर हॉस्पिटल आ जाया करती है। यू को भी पता चल गया था कि ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तो वो अब उसे बेस्ट विशेस देता है कि चलो ये अगर उसके साथ खुश है तो ठीक है, खुशी रहे। याओ और शिन तो दोनों मिलके शॉपिंग करने भी आ गए थे। अब जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि डैड ने तो उसके सारे कार्ड्स बंद करवा दिए हैं, तो उन्हें उस पर बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर ये सब करने की डैड को क्या ज़रूरत थी। शिन भी उसे काम डाउन करने लगती है। डैड जून से इसलिए हेट करते थे कि उन्हें पता था कि एक्चुअली में ये तो उनका बायोलॉजिकल बेटा है ही नहीं। आज तो इनकी बातें तो जून ने भी सुन ली होती हैं। वो बहुत ही हर्ट होता है कि मॉम ने उनसे ये झूठ क्यों बोला था।
दूसरी तरफ घर पे शिन और याओ से मिलने वो यांग और युई आए होते हैं। वो उनके लिए यहाँ पर खुद खाना भी बनाता है। ये इधर बिल्कुल युई को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट करता है, पर उसे अच्छा नहीं लगता कि हम दोनों का बहुत ही एज डिफरेंस है, लोग फिर हम पे बातें बनाएंगे। डैड डे बाय डे बेहतर होते जा रहे थे। शिन को उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। याओ की गाड़ी ठीक होके आ चुकी थी, पर अब तो उसके पास डीजल डलवाने के भी पैसे नहीं होते। तो यू आकर उसकी हेल्प करने का सोचता है, पर ये किसी के भी एहसानात अब नहीं लेना चाहता था, इसलिए वहाँ से चला जाता है। वो यंग यूई को लेने पहुँचा होता है कि आज तो मेरी बर्थडे है, प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। केक काटने से पहले ही इसे यू की कॉल आ जाती है। इमरजेंसी में अब तो उसे फिर वहाँ से जाना ही पड़ गया था। वर्क पे आके ये कुछ एम्प्लॉयज़ की बातें सुनती है कि याओ को कोई भी जॉब पे रखने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि डैड ने सबको मना जो कर दिया हुआ है। ये फ़ौरन से कॉल करके इस सारी बात का शिन को बता देती है। अब अगले ही लम्हे वो डैड से बात करने पहुंची होती है कि माना आपको मेरे और याओ के रिश्ते से एतराज़ है, पर उसके साथ आपको ऐसा करने का कोई भी हक नहीं है। आखिर को वो आपका बेटा है। डैड उसकी बातों पे गौर तो करने लगे थे, पर फिलहाल इसे कुछ भी नहीं कहते। वो अपनी वजह से इनका रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी। जब उधर डैड को इस सब का पता चलता है, तो वो तो शिन को अपनी कंपनी में जॉब करने की ऑफ़र करते हैं कि वहाँ पर बेशक तुम याओ को भी ले आना। वो तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके भी इन्हें रखने को तैयार थे। शिन घर जाके ये बात याओ से डिस्कस करती है। पहले तो वो नहीं मानता, फिर बाद में इसके बार बार कहने पर आखिरकार वो वहाँ जॉब करने पर राज़ी हो ही गया था। इस बात से शिन फिर बहुत खुश होती है। जैन जब शिन को ऑफिस में देखती है तो बहुत जेलस फील करती है कि डैड पता नहीं आजकल इसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हैं। युई ने ओ यांग के प्रपोजल को रिजेक्ट ही कर दिया था कि मैं बहुत कोशिश के बाद भी यू को नहीं भुला पा रही हूँ, सो मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह पाऊँगी। ये तो अपनी पूरी मेहनत से कंपनी में वर्क ही कर रहे थे। अगले प्रोजेक्ट में यू और याओ मिलके ही काम करने वाले थे। डैड तो याओ पे काफ़ी प्राउड भी फील करने लगते हैं कि मैंने तो इसे अपनी कंपनी में हायर करके बहुत ही अच्छा किया है। जैन जून के साथ रिलेशनशिप में आने का डिसाइड कर लेती है कि हम दोनों मिलके ही अब याओ और शिन को सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ यू और याओ ने अब प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। इन दोनों के डेट करने की अनाउंसमेंट सुन के तो सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिर ये कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। ये प्रेग्नेंट थी। वो इस बारे में जून को बताना तो चाह रही थी, पर नहीं बता पाती। डैड पहले तो जून की एबिलिटीज़ पे उसे अप्रिशिएट करते हैं। अब ये साहब उन्हें अपनी असलियत भी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे तो आपकी हर चीज़ ही चाहिए। वो डैड को भी अपनी सक्सेस के रास्ते से हटाना चाहता था। उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। जून ने लॉकेट की सारी छानबीन करना स्टार्ट कर दी होती है। उसे पता चलता है कि ये तो जैन के डैड ने अपनी बेटी और पत्नी के लिए ही बनवाया था। अब शॉकिंग बात इसके लिए ये थी कि घर पे मेड के पास ये क्या कर रहा था। ये तीनों वर्क में इतना बिजी हो गए थे कि खाना बनाने के लिए स्पेशल जूही ही आती है। शिन उन्हें गुड न्यूज़ देती है कि प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के बाद हम दोनों तो शादी करने का भी डिसाइड कर चुके हैं। सभी फिर चीयर्स करने लगे थे। यू तो युई को घर भी ड्रॉप करने जाता है। वो अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल गई थी। ये जब उसे वापस करने जाता है तो युई ना सिर्फ उसे सिड्यूस करने लगी थी, बल्कि वो भड़क भी जाती है कि क्या मैं तुम्हें नज़र नहीं आती हूँ कि तुम शिन से नज़रें हटा ही नहीं पा रहे हो। आखिर को तुम्हें मेरा लव भी एक्सेप्ट करना चाहिए। वो तो फिर आगे से बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वहाँ से चला जाता है। जैन ने बातों ही बातों में यू से उनके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी ले ली थी। वो चुपके से उसकी फाइल की फ़ोटो भी बना लेती है। अब जितना कुछ उसे पता चला था वो सब जाके जून को बताती है। वो तो खैर कभी भी इन्हें सक्सेसफुल नहीं देख सकता था। लॉकेट दिखाने पर उसे पता चलता है कि जैन ने तो ये कभी भी नहीं देखा। इतना ज़रूर मालूम हो जाता है कि बचपन से उसने इस बारे में ज़रूर सुना था कि जब ये मॉम ने उसे हॉस्पिटल में पहनाया था तब ये खो गया था। उसे तो समझ आने लगती है कि ज़रूर बच्चे तब एक्सचेंज हुए होने हैं। अभी उसके पास कोई भी प्रूफ्स नहीं थे, इसलिए वो अब उन्हें इकट्ठा करने का सोचता है। ऑफिस में याओ की सीट पे भी जून ने कब्जा ही कर लिया था। स्टाफ इस बात से खुश तो नहीं होता, पर मजबूरी में उन्हें इसका वेलकम भी करना पड़ता है।
एक बंदे को हायर करके इसने याओ के प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी को एकदम डिस्ट्रैक्ट करने का फुल प्लान बना लिया था। ग्रैंडमा से कह के शिन ने मॉम को कन्विंस करवा ही लिया था। उन्हें भी अब इन दोनों की शादी से कोई ऐतराज़ नहीं होता। इस बात से शिन तो फिर बहुत खुश होती है कि फाइनली मेरी मॉम मान गई हैं। अब फिर हमें लॉन्चिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग ही वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। बस फिर क्या था, एक बंदा आके बीच में टांग अड़ाता है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट का आइडिया चुराया है। सभी रिपोर्टर्स सच जाने बिना इन पे चढ़ ही दौड़े थे। ये तो परेशान ही होके रह जाते हैं कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। हमने तो अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। स्पेशली याओ यहाँ पर बहुत ही दुखी नजर आ रहा होता है। ग्रैंडमा ने मॉम को बता दिया था कि मैडम की मेडी उस दिन तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, तब मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया था। इसका मतलब ये है कि उन्हें तुम पे कुछ तो शक है। ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ला के मैडम के पास फेंकती हैं कि देख लो जो देखना है। आपको आइंदा के बाद फिर मुझ पे कोई भी शक नहीं रहेगा। ग्रैंडमा से मुझे सब पता चल चुका है कि आपने मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। जून भी इधर ही होता है। अब बाद में जो कि वो मॉम और ग्रैंडमा की चुपके से बातें सुन चुका होता है, उसे ये भी पता चल चुका था कि जैन और शिन की तो डिलीवरी एक ही हॉस्पिटल में हुई थी। असिस्टेंट जो कि बहुत ही लॉयल थी, एविडेंसेस मिलते ही वो याओ को बता देती है कि उस दिन जून ने ही बंदे को हायर करा के आपका काम खराब करवाया था। वो गुस्से में फिर इस बारे में पूछने के लिए उसके पास पहुंचा होता है। इन दोनों की फाइट भी हो जाती है और यहाँ पर वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हें आखिर वो सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो भी जानता था कि इसने जेलिसी में आके ही वो सब किया है। खैर अभी भी वो इस सारे नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने को तैयार हो जाता है। अर्जुन पे तो वो एक आंच भी नहीं आने देता। आखिर को वो ना सही, ये तो भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहा था। आज तो याओ ड्रंक भी हो जाता है। यू इसे लेके फिर घर पहुंचता है। उसे लाते वक्त उसके हैंड पे चोट भी लग चुकी थी। सोशिन उसका वाउंड देख ही रही होती है कि तभी इसकी भी आंख खुल जाती है। वो ऊपर से उठ के जब आता है तो उन्हें साथ में देख के ये तो गलत ही समझ बैठा था और यू से फाइट करने लगता है कि तुमने शिन को टच भी कैसे किया। टून होने की वजह से उसे सब उल्टा जो नजर आ रहा था। इसी बीच यू की टक्कर दीवार से होती है। अब भागे यू को ये लोग हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। बाकी तो कुछ नुकसान नहीं हुआ था, बस उसके ब्रेन पे थोड़ी चोट लगी थी जिसे ठीक होने में थोड़ा अरसा तो लग ही जाना था। शिन ने वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने जाना था। अब यू उसके पास आके मिन्नतें करने लगती है कि तुम यू को अपना लो, देखो तुम्हारी वजह से उसके सर पे चोट लगी है और उसने अभी तक तुम पे गिव अप भी नहीं किया है। तुम्हें ही उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना आखिर कौन लड़की उसे अपनाएगी। ये अब याओ को कॉल करके कह देती है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वो रीज़न पूछने के लिए इसके पास जाने लगता है। अपार्टमेंट में इस वक्त वो मौजूद नहीं थी क्योंकि इसने उसे छत पे जो भेज दिया था। यूं ही अब यहाँ पर उसे शिन को छोड़ने के लिए कहती है कि वो तुमसे लव नहीं करती है, बल्कि हाँ वो अब यू से ही शादी करेगी। इसे वहाँ से जाते देख के वो भी सैड ही हो गई थी। दूसरी तरफ जून ने इसकी इयररिंग्स ले ली थी ताकि अब टेस्ट वगैरह करवा के फाइनली वो कुछ नतीजे पर ही पहुँचेगा। शिन को अब की बार यू की रिक्वेस्टें करने की वजह से ही यू के साथ रिश्ता निभाना पड़ रहा था। या उसे वहाँ लेने भी आता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब नाटक कर रही हो, प्लीज़ चलो मेरे साथ। पर वो नहीं चाहती कि तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। अब उसके फिर वहाँ से जाते ही ये तो इमोशनली हो गई थी। वो तो शिन की वजह से अपसेट रहने लगा था, काम पे भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। शिन जैन के पास जाती है कि अगर तुमने याओ के दिल में जगह बनानी है तो वो करो जो मैं कहती हूँ। ये अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पे ग्रेवयार्ड ही पहुँचा होता है। इसके बाद वो उस रेस्टोरेंट पे भी जाता है जहाँ पर वो कभी शिन के साथ आया था। वो तो अब इधर बहुत ज़्यादा वाइन भी पी के टुन्नी हो जाता है। जैन जो कि शिन की ड्रेसिंग करके पहुँची होती है, वो भी उसे शिन समझ के हक कर लेता है। शिन खुद ही उसे इधर इसके पास ही लाई थी। अब चाहे वो जितना ड्रंक था, आखिरकार वो जान ही जाता है कि उसके साथ शिन नहीं बल्कि जैन ही है। वो फिर उसे खुद से दूर कर देता है। नेक्स्ट डे शिन उसे कॉल करके बताती है कि अब तक यू उससे झूठ ही बोलता आया था, उसे कोई भी इलनेस नहीं है। उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि यूई को भी धोखा दिया है। यू इसे मनाने की ट्राई करने लगा था कि वो बस मैंने तुम्हें अपनी साइड पे करने के लिए ही किया था और कुछ नहीं। इतने में याओ भी पहुंच आता है। वो उसे शिन से दूर रहने को कहता है।
इसी बीच शिन की गाड़ी से टक्कर होने ही वाली होती है कि यू जो कि उसे साइड पे करता है, तभी अचानक उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। सभी परेशान हो गए थे। मॉम तो अब शिन पे भड़क जाती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है, उसकी जगह तुम्हें ही वहाँ पर होना चाहिए था। वो भी सबका दोष खुद को ही देने लगती है। मॉम फिर उसे तसल्ली देने लगी थी, वो काफ़ी इमोशनल जो हो गई थी। अब यू तो पैरालाइज्ड हो चुका था। ये बात सबके सर पे एकदम बिजली की तरह ही गिरती है। शिन और याओ खुद बहुत अपसेट थे। यू भी इमोशनल होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। बहुत सोचने समझने के बाद शिन ने इसे अपनाने का फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, आखिर को तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से ही हुई है। ये सुन के तो पीछे खड़ा वो तो फिर सैड ही हो जाता है। जैन ने भी ये बात नोट कर ली थी। वो बाद में जब उसे घर ड्रॉप करने जाता है तो यहाँ पर वो फिर उसे तसल्ली देने लगती है। यूँ तो अब कभी भी शिन को खुद को छोड़कर ना जाने को कहता है। मॉम की नाराज़गी भी अब शिन से कुछ ख़त्म हो गई थी कि आखिर को इन दिनों उसने यू का बहुत ख्याल रखा है और इसी की वजह से ही फिर उसने इसे अपनाया था। जू ने तो डैड को एकदम जलील करके रख दिया था। वो इसका बंदोबस्त करने का सोचते हैं कि इसके तो आजकल बहुत ज़्यादा ही पर निकलते जा रहे हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। जैन ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और वो याओ को ही इसे कुछ ट्रेनिंग वगैरह देने का कहते हैं। वो भी मान ही गया था। इन दिनों में शिन और यू की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, पर अभी भी उसके दिल में सिर्फ याओ ही था। जून को हर हाल में याओ से हारना नहीं था। आज शेयर्स बाय करने का दिन होता है और साथ में वैलेंटाइन डे भी था। ये याओ को कॉल करती है पर वो आगे से पिक ही नहीं करता। ये अब जू को लेके बाहर ही आ गई थी। दोनों मिलके एक साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आज का दिन तो यू कभी भी नहीं भूलने वाला था कि आखिर को शिन ने उसके साथ बहुत अच्छा वक्त जो बिताया था। यू तो शिन को यहाँ पर हक भी कर लेता है कि हमेशा तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना। अब यूई जो इसे मिलने आई थी ये सब देख के इमोशनल हो जाती है। डैड को मौका मिल गया था, वो खुद से तो फिर पूरी तरह जुन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपने आदमियों से पकड़वा के वो उसे रोकते हैं। इस तरह याओ ने सारे शेयर्स बाय कर लिए थे तो जुन को भारी नुकसान होता है और वो इस बात से बहुत अपसेट भी हो गया था। नेक्स्ट डे यू के डिस्चार्ज होने का ही दिन होता है। वो घर जाके सबको बता देती है कि मैंने और यू ने अब शादी करने का फैसला कर लिया है। ये सुन के तो वो सभी सरप्राइज ही रह जाते हैं। ऑफिस आके खुद ही जू ने अपनी गलती एक्सेप्ट करके मिस्टर बाईजुन से माफ़ी मांग ली थी। इधर वो तो उन्हें ये भी झूठ बोलता है कि वो सब तो मैंने अपने डैड के कहने में ही आके किया था। अब ये अंकल तो इतने काइंड होते हैं कि उसे माफ़ ही कर देते हैं। वो स्पेशल जॉब करने ही इधर आया था तो वो उसे रख ही लेते हैं। जैन जून से रिश्ता तोड़ के फिर से याओ के पीछे ही पड़ी होती है, पर उसके दिल में जस्ट शिन थी। उसके अलावा वो किसी और को बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला था। इस बात से वो दुखी हो जाती है। घर जाके इमोशनल ही हो गई थी और अब वो फिर याओ के पीछे भागने का छोड़ के शिन को मज़ा चखाने का डिसाइड कर लेती है। नेक्स्ट डे याओ एक एक्सपर्ट को लेके यू का ट्रीटमेंट करवाने घर ही पहुंचा होता है। यू साफ मना कर देता है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यह अब उसे कहता है कि ठीक है, तुम फ्यूचर में शिन का ख्याल नहीं रख पाओगे तो मैं खुद ही उससे शादी कर लूँगा। अब तो तुम मुझे चांस दे रहे हो। ये सुन के वो फ़ौरन से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान ही जाता है। अब जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली भी टेढ़ी करनी ही पड़ती है। जैन ने एक अनाउंसमेंट करनी थी। वो याओ को डिनर करके ही जाने को कहती है। अब फाइनली वो टाइम भी आ चुका था। वो अब सबको इन्फॉर्म करती है कि मैंने याओ के पीछे अब भागना छोड़ दिया है। वो चाहे जो करता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसके फेस से दर्द तो सबको साफ दिखाई दे रहा था। मॉम भी उसे लेके इमोशनल हो जाती हैं। यू को अपनी टेंशन हो गई थी कि अब जैन ने याओ पे गिव अप कर दिया है तो शिन भी कहीं मुझसे ब्रेकअप करके याओ के पास ही ना चली जाए। वो उसे तसल्ली देने लगती है कि डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जैन को जून ने बता दिया था कि तुम असल में मेड की बेटी हो। बचपन में तुम दोनों की प्लेसेस बदल चुकी थी। वो अब नहीं चाहती थी कि इस सच का किसी को भी पता चले। जाहिर है उसे सारी आसाइशें छोड़नी थोड़ी ही ना थी। जून भी कहता है कि ठीक है, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें बदले में वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा।
डैड ने शिन को ऑफिस ज्वाइन करने की परमिशन दे दी थी। वो तो एक प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी याओ और शिन दोनों को ही देते हैं। अब एक साथ काम करते करते दोनों फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। याओ तो उसका अब फिर से यहाँ पर बहुत ही ख्याल रखता है। दोनों कई दिन वर्क के लिए ऑफिस ही रहते हैं। फाइनली इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था। डैड को इसे अप्रिशिएट करते देख के जेन बहुत जेलस फील करती है। दोनों ही फिर वहाँ से जाने लगे थे। अब ठंड से बचने के लिए याओ इसे अपना कोट भी पहना देता है। बाद में ये देख के यू अपसेट हो जाता है कि इसका मतलब शिन अभी तक उसे भुला नहीं पाई है। जून ने हर हाल में इस जहन को एक फाइल पे डैड के साइन करवाने का कह दिया था। अब वो भला उसे कहाँ इनकार कर सकती थी। ऑब्वियसली वो फिर ऐसा ही करती है और उन्हें शक भी नहीं होने देती। पर स्टैंप लगाना तो वो भूल चुकी थी। दोनों ही वापस ऑफिस जाके ये काम मिलके करने का सोचते हैं। घर जाते हुए डैड को याद आता है कि मैं ऑफिस में कुछ भूल गया हूँ। शिन को फिर बाहर बिठाकर वो खुद ही अंदर चले जाते हैं। ये दोनों भी इधर आ चुके थे। अब वो जैन को जब इसकी असलियत याद कराने की कोशिश कर रहा होता है तो ये बात डैड भी बाहर खड़े सुन लेते हैं और साथ में इन्हें खुद को धोखा देते हुए भी वो तो जाहिर सी बात है देख ही चुके थे और अचानक सदमे से बेहोश होकर गिर ही जाते हैं। जैन को तो उसे उनकी हेल्प करने तक भी नहीं देता। शिन जो उन्हें देखने आई थी फौरन से अब फिर एम्बुलेंस बुला लेती है और फिर वो उन्हें हॉस्पिटल ही एडमिट करवा चुकी थी। इसके बाद से डैड तो बिल्कुल बोलने से भी जाते हैं। अब खैर किसी को क्या सच्चाई का पता चलता। जैन उन्हें इस हालत में देख के सैड तो हो गई थी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अचानक जी ने कॉल करके याओ को मिलने के लिए बुलवाया था कि मुझे कुछ बताना है। उसे जून के घर से शिन और जैन की डीएनए रिपोर्ट्स मिल चुकी थी। न सिर्फ उसे बल्कि याओ को भी अब पता चल जाता है कि मिस्टर बाईजुन की असल बेटी शिन ही है। वो उसे लॉकेट भी दिखा देती है। अब फिर भी मज़ीद कंफर्म करने के लिए ये मॉम के पास पहुंचा होता है। वो भी इसे सारी स्टोरी का बता देती हैं कि कैसे बचपन में एक इंसिडेंट की वजह से ये सब हो गया था। शिन जो घर आई थी बाहर खड़ी इनकी सारी बातें सुन लेती है। वो तो इमोशनली हो गई थी कि अच्छा इसी वजह से मॉम हमेशा उसकी साइड लेने की बजाय जैन की लेती थी। आखिर को वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी जो नहीं थी। उसे जाते देख के याओ रोकने की कोशिश करता है और साथ में शिन को तसल्ली भी देने लगा था। डैड बेचारे जैन की सच्चाई का बता ही नहीं पा रहे होते। मॉम ने तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर सारी कंपनी के शेयर्स जैन के नाम करने का सोच लिया था। जैन को जब पता चलता है कि शिन को सारी सच्चाई का मालूम हो चुका है वो मॉम को उसे ये बात किसी को ना बताने पर कन्विंस करने को कहती है और साथ में इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल भी करने लगी थी। अपनी बेटे की खातिर वो जाके शिन के पाँव ही पड़ने लगी थी कि प्लीज़ इस सब का तुम घर में किसी को ना बताना, बस एक आखिरी फेवर कर दो। आखिर को मैंने तुम्हें 20 साल पाला जो है। वो भी फिर मान ही जाती है। याओ ने तो शिन को किसी दूसरी जगह ले जाने का सोच लिया था कि अब फिर इसका यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। जाने से पहले वो एक दफ़ा घर ज़रूर आती है। पहले मॉम से मिलती है, उसके बाद डैड के रूम में ही चली गई थी। वो भी जानती थी कि उनकी ये हालत जैन की वजह से हुई है, पर क्या करती, किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। उसका मन भी जैन के हाथों इन्हें छोड़ के जाने से डर ही रहा था। इसलिए फिर टाइम आने पे वो मुकर ही जाती है और भाग के सबको सच बताने ही पहुंची होती है कि जैन आपकी सगी बेटी नहीं है। एविडेंसेस ना होते हुए उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। मॉम से पूछने पे वो भी कह देती हैं कि ये झूठ बोल रही है, इसे बस आप लोगों की दौलत से ही लालच है और कुछ नहीं। ये बेचारी तो अपना सा मुंह लेके वहाँ से जाने लगती है। आज तो मॉम की वजह से वो बहुत ही निराश हो चुकी थी। याओ को भी बिना बताए कहीं चली जाती है। उसके जाने के बाद डैड की हालत और ही ख़राब हो जाती है। याओ को शिन का कोई अता पता नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान हो गया था कि आखिर ये लड़की गई तो गई कहाँ। मॉम ने अब बिना सोचे समझे सारे शेयर्स जहन के नाम कर दिए थे। अब सब कुछ हाथ में आते ही वो जून को भी कोई भाव नहीं देती। वो इसे सबक सिखाने का सोचता है। यूई को जब से शिन के गायब होने का पता चला था वो भी दुखी हो जाती है कि वो भला कहाँ जा सकती है। अब साथ में याओ ने तो उनकी सारी सच्चाई का इसे भी बता ही दिया होता है। वो और टेंशन में आ जाती है। जैन ने मॉम को भी घर से निकाल दिया था कि मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे एम्बैरेसमेंट होती है। वो इसे उनके साथ ऐसा ना करने को कहती हैं पर ये नहीं मानती।
बैठे बैठे रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी। मॉम तो सारी की सारी भीगी जाती हैं। जब जू की नज़र इन पे पड़ती है तो वो फिर उन्हें लेके याओ के घर ही आ चुका था। वो अब शिन को कॉल करके इस सब का बताने का सोचता है पर वो पिक नहीं करती। यूई ने फिर भी मैसेज करके उसे इस सब का बता ही दिया था। अब मॉम की तबीयत खराब होने का सुन के वो उन्हें देखने आ जाती है। याओ उसे हक कर लेता है कि प्लीज़ अब तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। जू को भी एविडेंसेस इन्होंने दिखा के कंफर्म कर दिया था कि शिन उसकी एक तरह से सिस्टर ही है। अब तो वो उस पर गिव अप करने का सोच लेता है। खैर घर आके वो सब कुछ उसने मॉम को भी दिखा दिया था। अब इतने सबूत देख के वो कैसे यकीन ना करती। अब जब उन्हें ये पता चलता है कि डैड की इस कंडीशन की जिम्मेदार जैन है कि वो जून के साथ मिलके उन्हें धोखा दे रही थी तो वो उसे थप्पड़ी मार देती हैं। साथ में शिन का सोच के इमोशनली हो जाती हैं कि इतने अरसे से मैं अपनी बेटी शिन को ही गलत समझ के उस पर जुल्म करती रही। होश में आते ही अपने किए शिन के साथ बैड बिहेवियर पर मॉम उससे सॉरी बोलती हैं, लेकिन अभी वो उन्हें माफ़ नहीं करने वाली थी। जैन के साथ जून ही गद्दारी कर गया था। उससे सब कुछ छीन के अपने नाम ही करवा चुका होता है। वो अब क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं। इस वक्त सबको उसने इतना हर्ट किया था कि ये किसी की हेल्प लेने का सोच भी नहीं सकती। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? मॉम डैड शिन से मिलने घर आते हैं पर अभी फ़िलहाल तो वो वहाँ पर नहीं थी। जैन के साथ हुए धोखे का याओ को भी पता चल चुका था। उसे उसके लिए बैड फील होता है। वो अपने भाई को हर हाल में सबक सिखाने का सोचता है। मॉम को जैन की फिक्र होने लगी थी। वो याओ के साथ मिलकर फिर उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। जैन ने इस सब से तंग आके सुसाइड करने का ही प्लान बना लिया था। ऊपर से ये लोग जाके उसे रोकते हैं। उसका इतना कुछ करने पर भी ये उसे माफ़ करके अपनाने को तैयार थे कि जो होना था सो हो गया, तुम बस अब सारे बुरे काम छोड़ दो। वो भी इनका कहना मान के फिर मोम को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे को हगी कर लेते हैं। जी को बुला के याओ ने उसके ज़िम्मे एक काम लगाया था कि जून ने तो अब बहुत हद ही कर दी है, उसे सबक सिखाना तो बनता ही है। इसके कहने पर वो जून को लेके बाहर जाती है। पीछे से ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने उनके घर आ चुका था। जून बड़ा सियाना होता है, वो इनकी चाल समझ ही चुका था। वो बिना जाने कि जी के पेट में उसका बच्चा है उसे जब धक्का देता है तो इस तरह वो बेचारी अपने बच्चे को ही खो बैठी थी। उसका भाई जून की दुर्गति बना देता है। तुम बहुत जालिम हो। एक उनकी रिलेशनशिप को बरकरार रखने का वाहिद एक वही तो जरिया था जो कि जून अब खो ही चुका था। जी ने उससे ताल्लुक तोड़ने का फैसला कर लिया होता है कि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। जून के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके थे। अपने सारे करतूतों की सजाएं भुगतने उसे अब जेल ही जाना था। जाते वक्त वो अपने भाई से अपोलोजाइज भी करता है और ये भी कि मेरे बाद मॉम डैड और जी का ख्याल रखना। जैन ने मॉम के साथ मिलके होम टाउन जाने का सोचा था। जाते हुए वो तो यहाँ पर याओ को हक भी कर लेती है। मॉम ने उसे शिन को एक गिफ्ट देने को कहा था कि ये तुम दोनों की शादी का है। उन्हें जाते देख के आखिरकार शिन का दिल भी पिघल ही जाता है और वो यहाँ पर मॉम को हक कर लेती हैं और साथ में उन्हें माफ़ भी कर चुकी थी। अब तो फिर दोनों की नाराज़गी ख़त्म ही हो चुकी होती है। शिन और याओ फाइनली अब इकट्ठे हो ही चुके थे। यू को पता चलता है कि आए दिन यूई उसकी फ़िक्र में हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहती है। वो भी अब की बार उसे निराश थोड़ी ही ना कर सकता था एंड उसे अपनाने को यहाँ पर तैयार हो जाता है। इस बात से वो बहुत खुश होती है। घर पे मॉम को शिन ने कंपनी फ़िलहाल याओ के डैड को देने का कह दिया था कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वही बेहतर संभालेंगे जब तक डैड ठीक नहीं हो जाते। वो भी फिर मान ही जाती हैं कि उनकी बेटी जो कह रही है सही तो है कि याओ के रिलेशनशिप को लेके वो भी अब बहुत ही खुश थी एंड अपनी बेटी को लॉकेट भी पहना देती हैं। ये फैमिली तो एकदम परफेक्टली बन चुकी थी और साथ में बहुत खुश भी दिखाई दे रही होती है। कुछ अरसा बाद याओ जब शिन को गुड न्यूज़ देता है कि जैन ने होम टाउन में ना सिर्फ अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है बल्कि मॉम ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का सेटअप भी कर दिया हुआ है। उसे उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। अब फाइनली ये दोनों भी अपनी शादी का सोचने ही लगे थे और इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर